माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि किम बलम सत्व बलम, इस जगत का सबसे बड़ा बल क्या है? तो महादेव बोलते हैं कुंभक बलम सर्व बलम, कुंभक से बड़ा बल नहीं है। हनुमान चालीसा में लिख दिया गया युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, युग सहस्त्र एक युग कितने साल, सहस्त्र मतलब 1000 मल्टीप्लाई करो वो सीधा 15 करोड़ बैठता है, 15 करोड़। सूर्य की हमारे से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर्स। जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो इट हैज नो लिमिट्स, आप ब्रह्म हो जाते हो। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ओह माय गॉड, सो वी वर सो रिच। मतलब अभी भी हैं, हम हमारे अंदर है ये सब पावर्स। पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उडान समान हमारे बॉडी के अलग अलग लेवल पर, और पंच महाभूत इसमें विद्यमान है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। मुझे लगता है शायद लाइफ का गोल जो है वो आनंदमय कोश तक पहुंचना होगा, बिकॉज वी ऑल वांट हैप्पीनेस इन द एंड। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, और ये वो भारत है जहां पर लोगों के पास ये शून्यता का जो आभास था, ये अंदर शून्यता में उतरते थे, वो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को देख लेते थे। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड, दिस इज द मोस्ट powerful tool you have, most powerful. This is very deep and you need a lot of sacrifice mentally, कि किसी ने बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, मतलब एंगर, ईगो, रिवेंज, बहुत सारे इमोशंस को आपको गिव अप करना होगा लाइफ में। तैत्तरीय उपनिषद ने यह बताया कि हम 5 लेयर्स से बने हुए हैं, 5 लेयर्स से, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइंग देयर। अपने इमोशंस को रिलीज करो, अपनी चेतना को एक्सपैंड करो, एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड इज वेटिंग फॉर यू। न सिर्फ बीमारी ठीक कर सकते हो, न सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बल्कि जीवन को इतना ब्यूटीफुल आनंदमय बना सकते हो, बिकॉज हमारा स्वभाव ही सत चित आनंद का है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज जिसको आज से शुरू कर लो, लाइफ नहीं बदली तो कह देना कैथारसिस। ऐसा करने से आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी है वो 10 मिनट जब हम इस प्रयास को करते हैं, लोग महसूस करते हैं कि मेरी चेतना, मेरे अंदर से कुछ चीज जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। Humans are not just body, we are emotions, experiences and environment. आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी ब्रीदिंग, हमारे सामने आने वाले इमोशंस हमारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। इसको जानेंगे हम बेहद जाने माने चेहरे के साथ, एक फेमस होलिस्टिक वेलनेस कोच के साथ, जो गहरी जानकारी रखते हैं एनर्जी की, वाइब्रेशंस की, हीलिंग की और ख़ासकर ब्रीदिंग साइंस की। अपने एक्सपीरियंस के साथ लाखों लोगों को हील कर चुके हैं और आगे भी लाखों लोगों की सेवा करना चाहते हैं अपने कॉन्शियसनेस के लेवल से। वो हम सबको रिकनेक्ट करना चाहते हैं हमारी इनर इंटेलिजेंस के साथ। लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनुराग ऋषि जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स अ लॉट, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। ग्लैड टू होस्ट यू। आई वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल से आई एम ट्राइंग टू रीच यू, सो ग्लैड वी आर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुराग जी, होलिस्टिक वेलनेस को अगर तोड़ के बताएं लोगों को तो ये होता क्या है? देखिए, होलिस्टिक बेसिकली हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि हमको वेलनेस सिर्फ एक लेवल पे नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण स्तर पर हमको चाहिए। और आज सोसाइटी में एक जो सबसे बड़ा डिसरप्शन हुआ वो ये हुआ कि हमने अपने आप को सिर्फ बॉडी समझना शुरू कर दिया और सभी प्रक्रियाएं, सभी चेंजेस जो हैं उस बॉडी के स्तर पर किए जाने लगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि बॉडी से पहले हम एक माइंड भी हैं और माइंड से पहले हम एक चेतना भी हैं, जो कि कैंडेस पर्थ ने और बहुत सारे लोगों ने ये क्वांटम फिजिक्स के थ्रू दुनिया को बताने की कोशिश की, जो हमारे उपनिषद हज़ारों साल पहले से बता रहे थे कि सभी चीज़ का निर्माण चेतना के द्वारा ही होता है। कॉन्शियसनेस इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग। मैटर इसलिए इवॉल्व हो पाया क्योंकि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होना शुरू हो गई थी, 10 स्पेस क्रिएट हुआ, 10 टाइम क्रिएट हुआ, डिमेंशंस क्रिएट हुए और फिर मैटर का निर्माण हुआ। तो अगर आप देखो तो हर एक चीज़ का मूल जो है वो कॉन्शियसनेस ही है। और अगर हम उपनिषद की बात करें तो उन्होंने हज़ारों साल पहले ये डिफाइन कर दिया था कि सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स कॉन्शियसनेस, हर एक चीज़ कॉन्शियसनेस ही है। और गहरे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी आप और मैं, ये टेबल, ये पानी का ग्लास, सब चीज़ उस एनर्जी फॉर्म से ही बना है। हम एज अ मैटर इसको रिसीव नहीं कर पा रहे। तो हमने, जब हम प्रकृति के साथ जुड़े, मैटर के साथ जुड़े, तो हमने सारी चीज़ें मैटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स ही करने शुरू कर दिए। इसलिए वो वेलनेस होलिस्टिक कभी भी नहीं हो पाई। जैसे मुझे इस टेबल को फिक्स करना है तो नो डाउट मुझे इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट अ टेबल।
तैत्तिरीय उपनिषद ने ये बताया कि हम 5 लेयर्स से बने हुए हैं, 5 लेयर्स से, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। ओके। तो इफ अ ह्यूमन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज लेयर्स, तो हम सिर्फ अन्नमय कोश के ऊपर क्यों काम करते हैं? तो ये मेरा सबसे पहला सवाल अपने आप से ही था, जिस कारण मैं इस सारी खोज में आगे बढ़ पाया। तो पता चला कि वेलनेस होलिस्टिक होनी चाहिए, हर एक लेवल पर, हर एक एंगल पर होनी चाहिए। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपके सोल के लेवल पर। अगर ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम वेलनेस की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो शायद हम उस तरीके से वेलनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ डिजीजेस को सप्रेस करने में ही लगे रहेंगे, जो आज शायद हम कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब होलिस्टिक वेलनेस कोई मॉडर्न टर्म नहीं है, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे पास था, एंशिएंट विजडम है हमारी। देखिए, अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म ऑब्वियसली इंग्लिश में है, जो कि हम रिलेट कर सकते हैं कि एक वेस्टर्न टर्म हो। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पर देखेंगे तो इसको संपूर्ण क्रिया चिकित्सा कहा जाता था, जो हमारे शरीर के हर एक क्रिया के अनुभव को कलेक्ट करती थी कॉन्शियसनेस के थ्रू। हमारे योगी, हमारे सिद्ध इसको हजारों साल पहले जानते थे और वो इसकी प्रक्रियाएं बहुत समय से करते आते थे। डिसरप्शन तब शुरू हुआ जब इन्वेडर्स यहाँ पर आए। डिसरप्शन तब शुरू हुआ जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास से कोहिनूर चुराया गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको बदला गया, ऑल्टर किया गया, वो लेकर के गए और हम सिर्फ कोहिनूर के पीछे पड़े रहे कि कोहिनूर ले गए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे उपनिषद, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसा ज्ञान हमारे पास था जो सदियों से यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था। और अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में चाइनीज़ फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि चाइनीज़ फिलॉसफी में और इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन एंशिएंट सिस्टम में, चाइनीज़ इसको ची बोलते हैं, जापानीज़ इसको ताओ बोलते हैं, हम लोग इसको प्राण बोलते थे। हमेशा प्राण की चिकित्सा होती थी, वो ची की चिकित्सा करते थे, जिसमें आज भी वो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी चीज़ें उनके पास भी आज बची हुई हैं, जो कि नाड़ियों के ऊपर काम करती थी, नर्व्स के ऊपर नहीं, वेन्स के ऊपर नहीं। ओके। तो हजारों साल पुरानी चीज़ थी, लेकिन पुरानी चीज़ें समय के साथ धूल पड़ने के कारण दब जाती हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो कि जानता है इन चीज़ों को, वो इनको निकाल करके लाता है। और ऐसा काम मुझे शायद दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद ये हमने नहीं किया, शायद ये बहुत से विदेशियों ने किया, फॉरेनर्स ने किया, क्योंकि उन्होंने हमारे इन ग्रंथों को एक्चुअल रूट लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया, इनको इलैबोरेट करना स्टार्ट किया, इनकी टीकाएं करनी शुरू की, इनको गहरे तलों पर जानना शुरू किया। तो वहाँ से जब कोई चीज़ घूम करके वापस इंडिया की आती है, तो वो थोड़ी हमको फैसिनेट करती है। मतलब योग को हमने पतंजलि के योग सूत्र से कभी वैल्यू नहीं दी, लेकिन वहीं कोई फॉरेनर योगा करती हुई दिखती है तो हमें लगता है योगा इज़ अ मॉडर्न टर्म एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड वी कीप ऑन डूइंग इट। तो हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। यही चीज़ हमारे साथ इन चीज़ों के साथ हुई जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने महर्षि महेश योगी का नाम लेना शुरू किया। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो कि एपिजेनेटिक्स के बहुत बड़े फाउंडर, मतलब एक कोर पिलर माने जाते हैं, जब उन्होंने स्वामी राम का जिक्र करना शुरू किया, परमहंस योगानंदा जी का जिक्र करना शुरू किया, तो हमें लगा जब ये लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो विडंबना ये है कि हमने वहां से लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी का दूध गोल्डन मिल्क बन के जब आया तो फिर अच्छा लगने लगा, ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। राइट। आपने पंचकोश की बात की, थोड़ा सा उसके बारे में समझा सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ फिजिकल बॉडी ही पता है अभी तक। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें फिजिकल बॉडी ही पता रहेगी जब तक हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते। तैत्तिरीय उपनिषद, तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि में हमारे पंचकोशों का बहुत गहरा जिक्र है और उसमें बताया गया कि ये कॉन्शियसनेस, चेतना, जब शरीर रूप में आती है तो वो 5 आवरण लेती है, 5 लेयर्स लेती है। समझाने के लिए थोड़ा आसान रहेगा, एग्जाम्पल तो रिलेटेबल नहीं है, लेकिन जैसे जिन्होंने हैरी पॉटर देखी हो, तो हैरी पॉटर में एक मूवी में वो जो क्या नाम है, वोल्डेमॉर्ट जो है वो वापस आता है, तो आप देखोगे वो बहुत सारी लेयर्स उसको कवर करती हैं और उसको बनाती हैं। सेम वैसे ही इस चेतना ने बहुत सारी लेयर्स का आवरण लिया इस फिजिकल बॉडी तक पहुंचने के लिए। वो 5 लेयर्स हैं। जैसे एक प्याज में लेयर्स होती हैं अलग अलग, तो आप कहो कि कौन सी लेयर प्याज है? सब लेयर प्याज हैं। और कौन सी लेयर हटने से प्याज बचा रहता है? सब लेयर हटने से भी प्याज बचा रहता है। ठीक वैसे ही वो चेतना की सब लेयर्स हट जाएं फिर भी चेतना बची रहती है, और वो सब लेयर्स आ जाएं तो भी वो चेतना का ही पार्ट है, जिसमें सबसे पहली है अन्नमय कोश, विच इज द फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश, विच इज द बॉडी इलेक्ट्रिक बॉडी, जहां पर हमारे प्राण प्रवाह हो रहे हैं। जो हमारी ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, इसमें प्रमुख 13 एलिमेंट्स हैं, 13 तत्व पाए जाते हैं। जैसे ब्लड में प्लेटलेट्स भी हैं, प्लाज्मा भी है,
वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, तो उसमें भी ऐसे बहुत से तत्व हैं। Right. लेकिन हम उसको ब्लड की तरह ही देखते हैं। एक कॉमन आदमी के लिए वो ब्लड है। Blood है, right. डॉक्टर को पता है कि इसमें से प्लाज्मा कैसे निकालना है, इसमें से WBCs कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, या किसी को डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स कैसे इन्फ्यूज करने हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास भी प्राणमय कोश में, जिसको हम ब्रेथ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे फिजिकल बॉडी को सर्व करती है, ठीक उसी तरह उसमें प्राण है, उसमें आकाश तत्व है, उसमें पंच तत्व भी विद्यमान है हमारी सांस में, और उसी में ही वही वायु हमारे शरीर में जाके 5 अलग अलग स्तर पर, जिसको हम पंच प्राण बोलते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उड़ान, समान, ये सब बॉडी के अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग काम जो है परफॉर्म करती हैं। Okay. दूसरी हमारी लेयर है जहां पर हमारे प्राण हमारे शरीर को बांधे हुए हैं, थामे हुए हैं, एंड दिस प्राण इज द ब्रिज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ओके, कॉन्शियसनेस जिस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है, अगर प्राण नहीं होगा तो वो उस लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। और ठीक वैसे ही अगर प्राण की कमी हो जाएगी तो फिर वही लाइफ को एक्सपीरियंस करना मुश्किल हो जाएगा। यानी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, बीमारियां, वो प्राण की कमी के कारण हुआ, और वो प्राण बिल्कुल फ्यूज हो गया तो आप लाइफ को ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। सेकेंड लेयर प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश, जहां पर हमारे योगियों ने हमको एक टर्म दिया, उसको बोला गया अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। इन 4 चीजों में से मन और अहंकार ये हमारे मनोमय कोश का पार्ट है। मतलब क्या आपको थॉट्स आते हैं? मुझे भी आते हैं, इनको भी आते हैं, सबको आते हैं। Right. ये थॉट्स बॉडी के किस पार्ट में होते हैं? माइंड की बात करें तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, किस जगह पर होते हैं? कहीं नहीं होते। ये थॉट्स जहां जिस लेयर में अकर हो रहे हैं, उस लेयर का नाम है मनोमय कोश, जहां पर मन की गतिविधियां और अहंकार की गतिविधियां सब टेक प्लेस हो रही हैं, जन्म ले रही हैं। इसके बाद हमारी लेयर है विज्ञानमय कोश, विच इज द इंटेलेक्ट पार्ट, जहां पर हमारी बुद्धि रोल प्ले करती है। और लास्ट हमारी लेयर है आनंदमय कोश, विच इज द ब्लिस बॉडी, जो हमारा स्वभाव है, सत, चित, आनंद। आनंद इज आर स्वभाव। हमारी डीपेस्ट लेयर जो है वो ऑलरेडी आनंद में है, उसको कोई चीज चाहिए नहीं आनंद को एक्सपीरियंस करने के लिए। Okay. लेकिन हमने बहुत से आवरण हमारे ऊपर आ गए, तो हमने सबसे ज्यादा तो स्थूल था, जो ग्रॉस था, हमने उसको पकड़ा। जैसे मान लीजिए एक मेटल डिटेक्टर से अगर कोई इंसान पास होता है तो वो मेटल डिटेक्टर मेटल को ही डिटेक्ट करेगा। आपकी पॉकेट में कितना प्लास्टिक है वो उस पर बीप नहीं करेगा। Right. क्यों? क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर मेटल को डिटेक्ट करने के लिए बना है। ठीक वैसे ही ये मैटर को डिटेक्ट करने के लिए ही बना है। उसके डीपर लेवल पर जितने भी लेयर्स हैं उनको डिटेक्ट करने की एबिलिटी इस मैटर के पास, इस शरीर के पास नहीं थी। वो थी चेतना के पास, जो उस आनंदमय कोश में विद्यमान है। Okay. तो जब हम कुछ प्रैक्टिसेस से इन लेयर्स को धीरे धीरे पील ऑफ करते हैं, या यूं कहें कि हम डाइव डीप करते हैं, डिग इन करते हैं, तो हम उस हर लेयर को जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये पंचकोश कैसे हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बदल सकते थे। ब्यूटीफुल। मतलब ये तो बहुत साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक है तभी हमें आज समझ में आता है, नहीं तो जब अगर मांडुक्य उपनिषद में इसका एक पूरा अध्याय लिख दिया गया और अगर वो आज पढ़ने को मिले किसी को, तो वो बोलेंगे ये तो लोग पता नहीं कैसे लिख गए, क्या चीज़ है। लेकिन आज धीरे धीरे उसकी साइंटिफिक टर्म्स जैसे जैसे डिस्कवर हो रही हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैक्स प्लैंक को, जो हुए, जिन्होंने क्वांटम शब्द की रचना की, जिन्होंने कहा कि हमको सूक्ष्म स्तर पर जाना पड़ेगा, और उनको वैलिडेट किया निकोला टेस्ला ने कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, think in terms of energy, frequency and vibration, because everything is lying there and we are not able to unfold it unless we dive deep. तो हम जब उन लेयर्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है। इसलिए मैंने बोला कि समझाने में ये 5 लेयर्स बताई जा सकती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान या चेतना के माध्यम से इनको एक्सपीरियंस करता है तो वो जान पाता है असली में कि आई एम नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी, आई एम कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। वो सब लेयर्स को एक एक करके एक्सपीरियंस करता है ध्यान के माध्यम से, तो वो वाकई अपने लाइफ को हर एंगल में ट्रांसफॉर्म कर पाता है। सर बहुत ही डिटेल में आपने समझाया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, बहुत फैसिनेटिंग है। और मुझे लगता है शायद लाइफ का गोल जो है वो आनंदमय कोश तक पहुंचना होगा, बिकॉज वी ऑल वांट हैप्पीनेस इन द एंड। वी वांट ब्लिस। हैप्पीनेस इज अ फैसिनेटिंग टर्म, लेकिन हम ये हैप्पीनेस के लिए ही हम सब कुछ करते जा रहे हैं, तभी हम उस ब्लिस तक नहीं पहुंच रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज देयर। इट्स लाइक अ स्काई। जैसे आप देखो कि हमारा आनंद हमारा स्वभाव है, हमारी चेतना का सच्चित आनंद हमारा स्वभाव है, लेकिन हम उस स्वभाव को न पहचान के हम खुशी आउटर एनवायरनमेंट में, मटेरियल पोजेशंस में या और चीज़ों में उसको ढूंढते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक बहुत बड़ा आकाश है, दैट आकाश इज लाइक कॉन्शियसनेस।
वो सच्चित आनंद है जो हमेशा से विद्यमान है और मौजूद है। बहुत से बादल आते हैं और हमें लगता है कि ये बादल हमें खुशी दे रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, छांव दे रहे हैं। हम उस बादल से परे नहीं जा पाते, लेकिन वो बादल बड़े मोमेंट्री होते हैं। आएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, चले जाएंगे तो आप उदास हो जाएंगे। चीज़ें मिली, इससे आपकी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई, इससे आप मेरे साथ अगर बुरा करोगे तो आप मेरे लिए गलत हो गए, आप मेरे साथ अच्छा करोगे तो आप मेरे, तो मैं कितना बड़ा गुलाम हो गया आपके डिसीजंस का। True. आप क्या करते हो उसका मैं गुलाम हो गया कि आपने अगर ये गलत किया तो आई एम गोना हेट यू, या मैं आपको पसंद नहीं करूंगा, या कुछ भी ऐसा। तो आपके डिसीजंस मेरे लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बादल आएंगे, दिस कंडीशन विल अकर, तो ही मैं खुश होऊंगा। लेकिन जब हम गहरे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बादल हट भी जाएं तो भी वो आकाश हमेशा से विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो भी मेरा स्वभाव आनंद का है, तो भी मैं उस आनंद के मौज में आनंदित रहता हूं, अगर मैं इस चीज़ को जान लेता हूं तो। ओके सर, ये पॉसिबल है सबके लिए? बिकॉज दिस इज़ वेरी डीप एंड यू नीड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस मेंटली, कि किसी ने बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, मतलब एंगर, ईगो, रिवेंज, बहुत सारे इमोशंस को आपको गिव अप करना होगा लाइफ में टू रीच दैट पॉइंट। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करती है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। अब कॉन्शियसनेस किस बेसिस पर एक्सपीरियंस करती है? कॉन्शियसनेस की दो स्टेट्स हैं, एक है कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस और एक है एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस। ओके। आप किसी भी इवेंट को उस इवेंट के मीनिंग से एक्सप्रेस या उससे प्रभावित नहीं होते हैं। उसके प्रति आपकी चेतना क्या थी, आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या था, उससे वो इवेंट डिसाइड करता है कि वो आपकी लाइफ में क्या करेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि किसी ने गलत किया, किसी ने कुछ किया, तो हम इससे कैसे डिटैच हो सकते हैं? हम इससे हमेशा से डिटैच्ड ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है, वो सिकुड़ी हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि हमारी चेतना, जब चेतना पैदा हुई, अमित गोस्वामी जो कि एक बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट रहे, उन्होंने एक बुक भी लिखी है क्वांटम डॉक्टर। तो उन्होंने ये डिफाइन किया, उनसे पहले ये थ्योरीज थी, माना जाता था कि माइंड कॉन्शियसनेस को क्रिएट करता है। लेकिन उन्होंने ये बताया, और आज क्वांटम साइंस इसको प्रूव करती है कि माइंड कॉन्शियसनेस को क्रिएट नहीं करता, कॉन्शियसनेस ने सब कुछ क्रिएट किया है। एंड माइंड इज अ टूल, बॉडी इज अ टूल, जिसके जरिए कॉन्शियसनेस सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस किन बेसिस पर कर रही है? कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है, वो अलग एक्सपीरियंस कर रही है, कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है, वो अलग एक्सपीरियंस कर रही है। हमारे 4 युग हुए। सबसे पहले कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हुई, एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस थी, तो सबसे बड़ा युग हुआ जिसको हम सतयुग बोलते हैं। कॉन्शियसनेस इन युगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है। दूसरा युग में, जिसको हम त्रेता युग बोलते हैं, जिसमें श्री राम हुए, उसमें कॉन्शियसनेस थोड़ी और कॉन्ट्रैक्ट हुई। फिर द्वापर आया और कॉन्ट्रैक्ट हुई, और कलयुग में सबसे कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ी हुई कॉन्शियसनेस है। तो जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस सिकुड़ रही है, हम चीजों को अपनी मन और अहंकार से ऑपरेट करने लगते हैं। साइंस इसको बोलती है कि हमारे बॉडी के 2 मोड्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हीलिंग मोड, सर्वाइवल, क्रिएशन मोड। एंड सिंपैथेटिक मोड मींस फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसमें हम एजिटेटेड रहते हैं। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस सिकुड़ती है तो हमारी बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है। और सिकुड़ी हुई कॉन्शियसनेस को 2 इमोशंस गवर्न करते हैं, एक फियर और एक एंगर। और एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस को 2 इमोशंस गवर्न करते हैं, लव एंड हैप्पीनेस। तो अगर मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है तो मैं किसी भी सिचुएशन को लव और हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। जैसे अभी मैं एक रिसेंटली किसी से बात कर रहा था, तो मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज मैंने आपको फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया। जब आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने सोचा कि यार प्रियंका मुझे भाव नहीं दे रही है, वो मेरे से बात नहीं करना चाहती, वो कहीं बिजी होंगी। ये मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि यार वो तो मुझे इग्नोर करती हैं हमेशा, मुझसे बात नहीं करती हैं कभी भी, या मेरी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, या वो बड़ी बन गई हैं, अब होते नहीं तुम बड़े हो गए हो यार, तुम पूछते नहीं हो। तो ये मैंने बहुत सारे मीनिंग दिए उस कॉल ना उठाने को। जिसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है, मान लो मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरा फोन नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आपने फोन नहीं उठाया। That's it. बस that's it. इतना इजी है। तो मतलब कि आपकी जिंदगी में जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, उनको आप नहीं, आपकी चेतना का स्तर अगर वो एक्सपैंडेड है तो वो उसको अलग नजरिए से, जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, मैंने किसी इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया, ये मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरी मेमोरी, मेरी सब चीजों से परे जो चीज डिसाइड कर रही है, दैट इज योर कॉन्शियसनेस।
ओके। तो अगर मेरी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड है, हाँ। जैसे आप गुस्से में, लोग बोलते हैं ना मैं गुस्से में गलत डिसीजन ले गया, गुस्से में डिसीजन तो आपका स्वभाव होना चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव आपकी चेतना से निकल करके आता है, जो उस समय सिकुड़ी हुई थी तो आपने बहुत गलत कदम उठा लिया या कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया। Right. यही आपकी चेतना एक्सपैंडेड होती, उसको कौन से इमोशंस गवर्न कर रहे होते हैं? लव एंड हैप्पीनेस, वननेस। मतलब मैं और तुम अगर वन हैं तो इसका मतलब कि मेरा तुमसे कोई द्वैत नहीं है, मेरा तुमसे, तो मैं उस चीज को दो एंगल से नहीं देखूंगा, तुमको अपने से पृथक करके नहीं देखूंगा कि आपने कुछ गलत किया मेरे साथ। आप किसी सिचुएशन में हो सकते हो, मैं भी किसी सिचुएशन में हो सकता हूं, मैं उसको समझने का प्रयास करूंगा इफ माई कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडेड। राइट। तो जो लोगों के लिए आप बोल रहे हो कि इतना आसान है, ये आसान नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बदल पाए, क्योंकि हम इमोशंस के गुलाम होते हैं, इमोशंस हमारे गुलाम नहीं होते। Right. लेकिन ये सब कुछ चेतना के स्तर पर बदला जा सकता है अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। तो जो इवेंट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनको प्रिसीव करना, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि हमारी चेतना अब उस स्तर से ऑपरेट कर रही है। इसीलिए लास्ट में एक बात बोलता हूं, इसीलिए कहा जाता है कि एक सिचुएशन में कोई बिखर गया और कोई निखर गया। बिखर कौन गया? उस सिचुएशन में जिसकी चेतना कॉन्ट्रैक्टेड थी, सिकुड़ी हुई थी। निखर कौन गया? जो उस सिचुएशन में एक्सपैंडेड था और उसको लर्निंग मिली, उसको लेसन्स मिले, उसको विजडम मिला और उसको लगा कि दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, कोई मेरे लिए चाहता है कि कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करे। वो लर्निंग लेता है और एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस से वो ब्यूटीफुल चीज़ों का इतिहास रच देता है। वाओ, मतलब मेरे लिए ये समझना उल्टा हो गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो इंसान कॉन्शियस है या डीप थिंकर है तो वो बहुत कुछ सोचता होगा, बट एम्प्टीनेस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। जैसे आपने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया तो बस फ़ोन ही नहीं उठाया ना, मतलब व्हाई आर यू रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब उल्टा करना है एक्चुअली। उल्टा नहीं करना, मतलब उल्टा करना भी सही टर्म नहीं है। हाँ। हम सीधा ही करते हैं, लेकिन उसका गेटवे अलग है। जैसे आपने अभी एक छोटी सी बात बोली कि क्या लोगों के लिए इतना आसान है इमोशंस को बदलना? Right. इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। यू कैन नॉट चेंज एनीवन, यू कैन जस्ट हेल्प देम टू फाइंड आउट व्हाट दे हैव विद इन देमसेल्व्स। आप कोई काम नहीं कर रहे हो और मैं आपको उसके लिए कितना ही मोटिवेट कर दूं, अगर आपकी चेतना उस स्तर पर नहीं है, आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे। जैसे कोई इंसान किसी एडिक्शन में है और आप उसको 2 घंटे का एक मोटिवेशनल वीडियो दिखा दो, 2 घंटे के बाद वो आधे घंटे तक हो सकता है वो स्टेप न ले, लेकिन उसकी चेतना जिस स्तर पर थी वो आधे घंटे बाद उछाल मारेगी और फिर वो कहेगा कि दुनिया गई भाड़ में, मेरे को तो आनंद इसी में आता है, मैं ये गलत काम करूंगा, मैं ये एडिक्शन करूंगा, क्योंकि चेतना का स्तर नहीं बदला। तो इफ वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इमोशंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर हम वो चेतना के स्तर से कर पा रहे हैं तो इट इज वेरी ईजी टू परफॉर्म। इसलिए जो लोग इसको इमोशनल लेवल पर चेंज करना चाहते हैं, इमोशन से पहले उस चेतना के स्तर को प्रभावित करना पड़ता है, तब हम इमोशंस का कमांड ले पाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में इमोशंस का कमांड हमारे ऊपर है, एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में हमारा कमांड इमोशंस के ऊपर है। एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के लिए कोई प्रैक्टिकल गाइड है जो फॉलो कर सके लोग और एक्सपैंड कर सके? जी हाँ, पहले तो इसको अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने बताया कि मेडिकल साइंस इसको बोलता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिलैक्स, हीलिंग मोड। सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, एजिटेशन, सर्वाइवल मोड। अगर हम अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक में रखना सीख जाएं, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, because beautiful emotions are there, because peace is there, your nervous system is completely calm and relaxed and composed. तो अगर आप पैरासिम्पैथेटिक में अपने आप को शिफ्ट कर लें तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपकी चेतना एक्सपैंड करेगी। अब पैरासिम्पैथेटिक में आने के लिए दुनिया का सबसे सरल, फ्री और एक टूल जो हर एक के पास अवेलेबल है, जिसके लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ता है, समय नहीं लगवाना पड़ता, दैट इज योर ब्रेथ। अगर ब्रेथ को इंटेंशनल कर दिया जाए और ब्रेथ को डीप किया जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना, हम पंचकोशों से बना हुआ पिंड था और पंच प्राण हमारे में प्रवाहित करते हैं। Right. जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन तो है, लेकिन प्राणमय कोश के लिए ये प्राण, अपान, व्यान, उड़ान, समान 5 वायु हैं। अब सबसे नीचे की जो वायु है वो अपान है, जो ऊपर की तरफ बढ़ती है। Okay. नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। नीचे से ऊपर, हर अच्छी चीज नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। आप भी लाइफ में ग्रो करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे। कोई शहर ग्रो करेगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा, बिल्डिंग्स ऊपर ऊपर बनने लग जाएंगी। तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर बढ़ती है अगर, तो उसको हम ग्रोथ मानते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जीवन की ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता हमारी अपान वायु खोलती है,
जो हमारे नेवल पॉइंट से नीचे की तरफ से ऊपर फ्लो करती है। ओके। अब अगर हमने डीप ब्रीद नहीं किया तो हम अपने अपान केंद्र को स्टिमुलेट नहीं कर पाते। ओके। मतलब वी आर कंसिस्टेंटली इन फाइट एंड फ्लाइट मोड, जो कि शैलो ब्रीदिंग से, जब हमारी ब्रेथ शैलो होती है तो हमारी बॉडी ये गेस कर लेती है कि यू आर इन अ फाइट एंड फ्लाइट मोड, यू आर इन अ हरीस्करी, आप लड़ने भागने कुछ दौड़ ये सब करने को तैयार हो। क्योंकि जब भी हम जितना तेज लाइफ में काम करेंगे हमारी ब्रेथ शैलो हो जाएगी, ऊपर ऊपर से जाएगी। अगर यही ब्रेथ नीचे जाए, गहरे जाए, तो माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस को एक संकेत मिलता है दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू आर सेफ। आप सर्वाइवल मोड में नहीं हो, आप क्रिएशन मोड में हो, यू आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तो ये गहरी सांस जब हम लेते हैं, जैसे एक बच्चा सोया होगा ना, आप उसको देखो, उसका पेट ना भी फूलेगी, चेस्ट कभी नहीं फूलेगी, लेकिन हमारी सांस हमारी चेस्ट में आ रही है क्योंकि हम फाइट एंड फ्लाइट में हैं। अगर हम अपने बॉडी को ये सिग्नल दे पाए कि, जैसे वो आमिर खान बोलता है ना, ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल, हमारी ये गहरी सांस हमारे पूरे तंत्र को, नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देती है, ऑल इज वेल चाचू, एवरीथिंग इज कंप्लीटली सेफ, ओके, जस्ट बी विद इट, रिलैक्स, आप पीस में हो, शांति में हो। तो जब आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं बाय डूइंग अ सिंपल प्रैक्टिस विच इज डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, गहरी सांस आपके पूरे तंत्र को रिलैक्स करेगी, नर्वस सिस्टम को काम करेगी, इमोशंस को डिसाइड करेगी। बिकॉज व्हेन यू आर इन फाइट एंड फ्लाइट मोड, आपके इमोशंस कौन से होंगे? लव, एंगर, एनवी, जेलसी, ग्रीफ, सब नेगेटिव इमोशंस। जब आप पैरासिम्पैथेटिक में होगे, ऑटोमेटिकली लव, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, ग्रैटिट्यूड, वननेस, ये भाव आपके पास आने लगेगा। तो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने के लिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आज वैलिडेट करता है कि अगर हम डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करते हैं, अपान वायु के केंद्र को स्टिमुलेट करते हैं, तो चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिसको हम एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और हम लाइफ के हर चीजों में अच्छा एक्सपीरियंस ले पाते हैं, ब्यूटीफुल ब्लिस फील कर पाते हैं। ओके। हुआ मेरे मन का, मतलब कई बार लोग कहते हैं ना कि हुआ तो मेरे मन का, ना हुआ तो बेकार। तो मैं कहता हूं कि जब इंसान की चेतना एक्सपैंड करती है तो वो कहता है हुआ तो मेरे मन का, ना हुआ तो उसके मन का, जो कि मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो हर मूवमेंट में वो जो है इस तरह से देखता है। तो पहला, नर्वस सिस्टम में शिफ्ट लेकर के आना। दूसरा, कॉन्शियसनेस को कॉन्शियस होकर के देखना, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन आज के मॉडर्न टर्म्स में, यानी ध्यान। ध्यान में शरीर नहीं बचता, क्योंकि ध्यान में आप पंच इंद्रियों से सबसे पहले परे जाते हैं। आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपका सब जो इंद्रियां, जो सेंसेस, हमारी टेस्ट, जो काइनेस्थेटिक फीलिंग हमको आ रही है, हमको स्मेल आ रहा है, हमको टेस्ट आ रहा है, ये सब हमारी इंद्रियां एक्सपीरियंस कर रही हैं। इंद्रियां जब तक किसी चीज को एक्सपीरियंस करती हैं, तब तक हम इंद्रियों से परे नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही हम इनको शट डाउन करना शुरू करते हैं, शट डाउन या इनसे परे जाना शुरू करते हैं, तो हम उस चेतना को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो सब कुछ देख रही है। मतलब हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये गलत फहमी है कि मेरी आंखें ही देखती हैं, मेरे कान ही सुनते हैं, मेरे नाक ही स्मेल करता है। लेकिन ये स्मेल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना, योर बॉडी एंड योर माइंड इज अ टूल यूज्ड बाय कॉन्शियसनेस टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। आंख से नहीं देख रहा, चेतना आंख से देख रही है। चेतना को कुछ इजी तरीके से हम समझ सकते हैं क्या, कि चेतना देख रही है और हम नहीं देख रहे? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तो आप भी और सभी लोग देखने वाले भी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस मेरे साथ करना होगा। जैसे अभी आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके आप अपने घर को देखिए एक बार, स्पेशली आपके रूम को जिसमें आप रहते हैं। आपके वहाँ एक बेड भी होगा, ऊपर कोई लाइट भी लगी होगी, एसी या फैन लगा होगा, कोई टेबल रखा होगा जिस पर आप बैठते हैं, साइड में एक वार्डरोब होगी जिसके डोर्स होंगे 2, जिसको आप खोलते होंगे, उसके अंदर कपड़े रखे होंगे। देखिए कपड़े, कौन सा कपड़ा था जो आपने कल रखा आज नया कपड़ा उठाने के लिए? ओपन योर आइज। आपकी आंखें तो बंद थी, फिर भी क्या आप पूरे डिटेल में नहीं देख पा रहे थे? ये कौन देख रहा था? चेतना। ब्यूटीफुल। आपने पूरी डिटेल में देखा होगा। बेड का कलर क्या है, बेडशीट कौन सी है, वॉल्स कैसी हैं, एसी कहाँ लगा हुआ है, क्या डायरेक्शन है, सब देख पाए। कौन देख रहा था? आपकी चेतना इसको एक्सपीरियंस कर रही थी। अब अगर मैं आपको बोलूं फिर से आंखें बंद कीजिए, आपको हैप्पीनेस के स्पेलिंग पता है? एक एक करके स्पेल कीजिए मन में ही।
और पूरा हैप्पीनेस भी स्पेल कीजिए 3 बार। ओपन योर आइज। क्या आप एक एक स्पेलिंग को प्रोनाउंस कर पाए? आपका मुंह तो बंद था, फिर भी आप बोल रहे थे अंदर। और जब आप बोल रहे थे तब आप सुन भी पाए। हैप्पीनेस सुनाई भी दिया। राइट। किसने सुना? कान तो नहीं सुन रहे थे। आपकी चेतना, सब कुछ चेतना वो है जो शरीर के माध्यम से एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, और ऐसी बहुत सी स्टडीज में ये प्रूव भी हुआ कि वो लोग, जैसे ब्रेन का एक हिस्सा है, मान लीजिए हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस कोई एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर व्यक्ति कुछ होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिसेस करता है, उसको कोई एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन स्ट्रोक आ गया, उसका ब्रेन का वो पार्ट डेड हो गया, तो आज ये प्रूव किया जाता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू आप अगर कुछ प्रैक्टिसेस करें, जैसे सबसे ईजी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक टर्म लिया था, क्या वो बोल रहे थे आप, क्या करवाते हैं वो एक्सरसाइज सी करवाते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आप अपने माइंड का कोई एक एरिया डेड होने के बावजूद भी माइंड का दूसरा एरिया जो वो टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो एक पहला डेड होने वाला एरिया परफॉर्म कर रहा था, आप फिजियोथेरेपी के थ्रू उस दूसरे एरिया को ट्रेन कर देते हैं कई बार टू परफॉर्म दैट टास्क विच वाज नॉट परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो आपने उसको क्या किया? ट्रेन कर दिया। कैसे? आपका तो ये काम कोई और कर रहा था ब्रेन का एरिया, लेकिन आपने वो टास्क परफॉर्म उससे करवा दिया जब आपने फिजियोथेरेपी से अपनी बॉडी को बार बार ट्रेन किया कि देखो उठो, देखो। अब इसने ये न्यूरोलॉजिकली अलाइन कर लिया ब्रेन के दूसरे पार्ट से कि हाथ को ऐसे उठना है, विच टेक्स टाइम, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यही सोचो, जिसने ये दिमाग बनाया, जिसने ये शरीर बनाया, विच इज द बेस, विच इज द कॉन्शियसनेस, अगर डायरेक्ट उससे बात की जाए, तो अगर डायरेक्ट उसको कम्युनिकेट किया जाए कि मुझे क्या चीज का सॉल्यूशन चाहिए, मुझे क्या चीज ठीक करनी है लाइफ में, तो वो चीज जो सब कुछ क्रिएट कर रही है वो उसमें ऑल्टरेशन क्यों नहीं कर सकती? साइंस प्रूव करता है ना कि कॉन्शियसनेस ही एक्सपैंड होकर आज सब कुछ बनी है। तो वो कॉन्शियसनेस जो ब्रह्मांड रच सकती है, वो ब्रह्मांड के 0.0000001% में जो एक इंसान विद्यमान है, उसके भी शरीर में जो इतनी सी व्याधि है, उसको ठीक क्यों नहीं कर सकती? मतलब आप बोल रहे हैं कि डिजीजेस ठीक करी जा सकती हैं, रीजनरेशन हो सकता है बॉडी में। बिल्कुल हो सकता है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। लोग इसको ऑकल्ट या सूडो साइंस मान सकते हैं, लेकिन हमारे योगी ऐसे ऐसे भी हुए जो हजारों साल तक भी जिंदा रहे। जिन्होंने अपनी प्राण साधना के थ्रू अपने शरीर को इतने लंबे समय तक भी जीवित रखा, विच इज मेडिकली नॉट पॉसिबल। राइट। अगर आप स्वामी राम का कॉन्सेप्ट लें, स्वामी राम एक ऐसे शख्स हुए जो अपनी सांसों को रोककर अपने शरीर को एक ऐसी स्टेट में ले जाते थे जहां शरीर बिल्कुल डेड होता था, और यूएस गवर्नमेंट ने उनको बुलाया कि हम आपके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये गिमिक है, आप यहाँ पर आइए और हम खुद इसको चेक करेंगे। उनके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं और उनके कुछ फोटोग्राफ्स भी उस समय के अवेलेबल हैं। तो उन्होंने, बहुत से डॉक्टर्स ने, फिजियोथेरेपिस्ट्स ने, बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स की टीम एक गठित की जिन्होंने ये चेक किया, और वाकई स्वामी राम ने अपनी सांसों को रोककर अपने शरीर को एक ऐसी स्टेट में ले गए जहां उनको क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया कि पल्स इज नॉट देयर, हार्ट इज नॉट बीटिंग, नथिंग इज हैपनिंग इन द बॉडी। और 7 मिनट के बाद वो अपने शरीर में वापस आते हैं, एंड नाउ एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल। शरीर चल रहा है, धड़कन आ गई है, पेल्पिटेशन वो शरीर में शुरू हो गई है, ब्रेथ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ अपनी सांस की कुछ साधना से। तो जो एक व्यक्ति जो कुछ साल इस चीज की प्रैक्टिस करता है, वो ये चमत्कार करके दिखा सकता है। तो सोचो, वो लोग जो कई सैकड़ों हजारों साल बैठे रहते थे, वो क्या कुछ नहीं कर लेते होंगे? उनको क्या विज्ञान नहीं था, क्या चीज की समझ नहीं थी? मतलब अगर आपने, मैं बहुत से पॉडकास्ट में ये बात करता हूं, गैलीलियो गैलीली 1600 एडी में हुए, उसके बाद हमने टेलीस्कोप बनाया, उसके बाद हमने साइंस डेवलप की, उसके बाद धीरे धीरे हमारे स्पेसशिप्स जाने लगे और हमने स्पेस को डिस्कवर करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले तो हमें नहीं पता था, हम तो यही मानते थे। और इनफैक्ट जीसस भी, बाइबल में भी ये चीज लिखी हुई है कि अर्थ इज फ्लैट। जो एक भगवान का अवतार हैं, वो ये बात बता रहे हैं, अर्थ इज फ्लैट। और ये बात बोल रहे हैं कि ये जो जितना भी सब कुछ चल रहा है, मान लो सन है, सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। राइट। बिकॉज वी वर नॉट एबल टू सी एग्जैक्टली। स्पेस में जाने के बाद हम देख पाएंगे कि अरे भाई, यहां से तो हमें लगता है वो सन आया, सुबह इधर से इधर चला गया, मून आया, इधर से इधर चला गया, दे ऑल रिवॉल्विंग अराउंड अस। ट्रू। बाद में पता चला कि दे आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अस, वी आर, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। वो कब पता चला? जब हम स्पेस में गए। स्पेस में गए तो पता चला कि देयर इज मार्स, देयर इज जुपिटर, देयर इज सैटर्न। मतलब हमको प्लैनेट्स का कब पता चला? जब हम टेलीस्कोप के बाद स्पेस में गए। राइट। यहां 5-5 हजार साल पुराने नवग्रह के मंदिर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं?
कहां से इतनी सटीक साइंस आती है कि उड़ीसा में कोणार्क में एक मंदिर बनाया जाता है, सूर्य मंदिर, जिसमें साल में सबसे पहली किरण उस दरवाजे के अंदर जो बनाया हुआ है उसके अंदर से एंटर होके ठीक पीछे रखी सूर्यदेव की प्रतिमा के ऊपर पड़ती है। आक्रांताओं ने जिनके हाथ तोड़ दिए, जिस प्रतिमा को खंडित कर दिया, तोड़ दिया गया, बहुत सी चीजें थी जिनको हम मतलब साइंस तो आज हैरान हो जाए कि ये तुमने किया कैसे। ऐसे ऐसे यहां पर अभी ये जंतर मंतर ही चले जाओ, कैसे एक क्लॉक बना सकते हो बिना फिजिकल क्लॉक के, जो ये बताए कि न सिर्फ ये बताए कि टाइम क्या हुआ है, बल्कि ये भी बताए कि सन की पोजीशन क्या है, इस टाइम ये लूनार सर्कल में है या सोलार सर्कल में है। मतलब इतनी भी गणना आप कर सकते हो। पूरी दुनिया को ये गणना पॉसिबल ही ना हो पाती अगर कोई भारतीय ना होता। वो गाना याद आता है मुझे उनका, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। हम अगर वो जीरो को डिस्कवर कर ही भारत सकता था, जो शून्य में उतरना जानता था, जो खाली होना जानता था, वही शून्य को डिस्कवर कर सकता था। और वो शून्य डिस्कवर होने के बाद हम पूरे ब्रह्मांड को देख पाए। कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में अगर जीरो ना होता, हम 9 से आगे बढ़ ना पाते, हम कैलकुलेट ही ना कर पाते। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। और ये वो भारत है जहां पर लोगों के पास ये शून्यता का जो आभास था, ये अंदर शून्यता में उतरते थे, वो पूरे ब्रह्मांड की संरचना को देख लेते थे कि ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये चीज कहां पर है। इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज्यादा थी। ट्रेवल कर लेते थे, पता लगा लेते थे, दूरी पता लगा लेते थे। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं पॉडकास्ट में कि हनुमान चालीसा में लिख दिया गया, युग सहस्त्र योजन पर भानु। भानु मतलब सूर्य, युग सहस्त्र, एक युग कितने साल, सहस्त्र मतलब 1000, मल्टीप्लाई करो, वो सीधा 15 करोड़ बैठता है, 15 करोड़। सूर्य की हमारे से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर्स। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मैथमेटिक्स नहीं बना, आप सूर्य की गणना बता रहे हो। कहां से बता रहे हो? जब आप शून्य में उतरना जानते हो, जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, तो इट हैज नो लिमिट्स। आप ब्रह्म हो जाते हो, अहम ब्रह्मस्मि। आप उस ब्रह्म को जान पाते हो, और जो ब्रह्म को जान पाता है वो कुछ फिक्स नहीं कर सकता क्या? दिस इज माइंड ब्लोइंग। ओह माय गॉड, सो वी वर सो रिच। मतलब अभी भी हैं हम, हमारे अंदर है ये सब पावर्स। देखिए, इंसान बदलता है, उसका शरीर बदलता है, उसका जीवन बदलता है, चेतना नहीं बदलती। चेतना तो इस शरीर के थ्रू सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। अब भी वो सब कुछ चीजें हैं, लेकिन जैसे एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, और बॉक्स को आप किसी कमरे में बंद करके रख दो, और फिर उसको ध्यान ना दो, उसके ऊपर सामान रखते जाओ, फिर आप घर से चले जाओ, उसके ऊपर धूल मिट्टी सब कुछ पड़ती रहे। लेकिन अगर आप 5000 साल बाद भी आकर खोलोगे, तो बॉक्स के अंदर वो चीज मिलेगी जो आप रख करके गए थे। ओके। तो हमारे पास वो चीजें बॉक्स में रखी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि धूल पड़ गई, उस धूल को अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए तो सब कुछ यहाँ विद्यमान है आज भी। मतलब मैं तो जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ जानी गई चीज़ों का 0.01% है जो मैं जानता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे ऐसे लगता है, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, कई जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरु हुए, जिनसे मैंने सीखा, जानकारी ली, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके पाँव के नाखून के बराबर भी नहीं जानता हूँ जितना वो लोग जानते हैं। मैं ये बातें ओपनली कैमरा और माइक पर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो एक अलग डायरेक्शन में और लोग अलग चीज़ें समझने लग जाएंगे। मेरे साथ जो लोग रहते हैं, मैं उनके साथ जिक्र करता हूँ, चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, ऐसे लोगों की बात बताता हूँ कि जिनके साथ वो ऐसे अनुभव होते हैं कि आप दंग रह जाते हैं, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं है। तो इसलिए वो बातें जब कोई इन पर्सन किसी के साथ करने का मौका होता है, स्पेशली रिट्रीट्स में या कहीं, मैं वहाँ पर ही करता हूँ, ताकि लोग उसको उस अनुभव से देख पाएं, ताकि वो बातें करने के बाद जो अनुभव मैं उनको करवाने वाला हूँ, वो उसको खुद भी एक्सपीरियंस कर पाएं। ब्यूटीफुल। मतलब आप इसको जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रीच कर रहे हैं, यू आर लिविंग दिस। हाँ, उसका कुछ पार्ट मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जीऊँ। पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे अभी इस पूरी चीज़ को अच्छे से जानने में, जो हमारे लोगों ने हमें दे रखी थी। इतना ट्रेजर है, इतना सब कुछ है, और उस चेतना को एक्सपीरियंस करने में भी, क्योंकि अगर आपने वो जन्मों जन्मों साधनाएं की हैं, तो आप किसी एक जन्म में वो उस तत्व को पहचान पाते हो। तो मुझे लगता है कि अभी हमें भी कई और जन्म लेने पड़ेंगे इसको पूरी तरह से जानने के लिए। ओके, सो स्टेप 1 क्या होगा इसको समझने के लिए या इसमें उतरने के लिए? जीरो की स्टेट तो बहुत डीपर है, बट क्या थोड़ा करीब जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है, और उसका सबसे पहला स्टेप होता है इमोशनल रिलीज। हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, और हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारे अपने नहीं होते, हमारे अपने नहीं होते।
ओके मेडिकल साइंस आज ये प्रूव करती है कि जिस पल आपको लगता है कि मुझे ये विचार आया है, उससे 300 मिली सेकेंड्स पहले आपके माइंड में वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका होता है, जिसको आप फ्री विल समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि यार अरे यार ये थॉट आया, ये थॉट को आपके माइंड ने पकड़ा है, लेकिन वो 300 मिली सेकेंड्स पहले वो अकर हो चुकी है घटना दिमाग में पहले कहीं। वो किस बेसिस पर हुई है? वो हुई है आपकी चेतना के बेसिस पर, और बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पर वो चीजें घटित हो रखी होती हैं, और उनको डेरिवेट कौन करता है? हमारे इमोशंस। हम किस इमोशनल स्टेट में थे, उस इमोशनल स्टेट से डेरिवेट होके, इंस्पायर होके हम कोई भी थॉट, कोई भी एक्शन, कोई भी मतलब एक कोइंसिडेंस हुआ, उसको दो लोग अलग परसीव करेंगे। जो उस समय लव के मोड में है वो उसको अलग परसीव करेगा, जो उस समय एंगर या जेलसी के मोड में है वो उसको अलग परसीव करेगा। जैसे मान लो आपने कोई बढ़िया कार ली, ठीक है, आपने कोई भी मटेरियल पोजेशन आपके पास आया, तो एक व्यक्ति जो एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में है, जो लव और वननेस के मोड में है, वो कहेगा गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस, राइट, मतलब भगवान आपको और तरक्की दे, आप ऐसा करो। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में है, जिसकी चेतना सिकुड़ी हुई है, वहां क्या थे इमोशंस? दो, एक फियर और एक एंगर। अब उसके अंदर डर है कि ये ले गया, मैं नहीं ले पाया, या जेलसी भी आ जाएगा, एनवी, जेलसी आएगा यहाँ पे कि यार तुम ले गए, मैं तो वो भी आपको कंग्रेचुलेट करेगा, लेकिन अंतर तम में उसके वो जेलसी, ग्रीड और एंगर और फियर के इमोशंस जो हैं वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये इमोशंस मैं ले रहा हूं, मुझे इवेंट तो सेम था, कार तो सेम थी, लेकिन दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस किया? उनकी कॉन्शियसनेस के बेसिस पर, कि उनकी चेतना का स्तर क्या था। इस चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल पहली प्रैक्टिस इमोशनल रिलीज, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथारसिस, यानी रेचन की प्रक्रिया। क्योंकि जन्म से लेकर अब तक हमारी कंडीशनिंग की गई, और हमको जब हम स्कूल में थे तब से हमें बताया गया कि तुम जब अच्छे मार्क्स लेके आओगे तब तुम बढ़िया व्यक्ति हो, तुम जीवन में बहुत पैसा कमा लोगे तब तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें ऐसा ऐसा कोई लाइफ में मिल जाएगा तब तुम्हारा जीवन धन्य है। यानी हमें सब कुछ आउटकम बेस्ड बताया गया, जर्नी बेस्ड नहीं। राइट, अग्रीड। अब उस आउटकम बेस्ड में एनवी भी आई, उसमें कंपैरिजन भी आया कि यार वो तो अच्छा, प्रियंका तो 97.5 ले गई और मैं 32.5 पे ही रह गया। तो ये क्या हुआ? कंपैरिजन। इससे मेरी जेलसी आई, मैं प्रेरित नहीं हुआ। तो हमारी जो कंडीशनिंग की गई, इस कंडीशन में हमारे पास बहुत से नेगेटिव इमोशंस हमारे रूट में जाकर सप्रेस हो गए, बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा स्वभाव बन गए। इंसान फिर उन इमोशंस को जीने लगता है, जीवन को नहीं जीता, इंसिडेंसेस को नहीं जीता, इमोशंस को जीता है। कौन से? जो मेरे पास बैठ गए। से एक लड़की हमारे पास आई रिट्रीट में, अभी उसकी मतलब तो वो ग्रॉन अप है, बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन वो बोली बचपन में उसका एक छोटा भाई था जो उससे बहुत छोटा था, बहुत छोटा, ठीक है। वो बोली कि मैं अच्छी खासी बड़ी थी, मैं 9th 10th क्लास में थी, लेकिन भाई बहुत छोटा था। तो रात को कहीं जाना होता था तो पेरेंट्स बोलते थे कि लड़की है, अकेली मत जा, इसको ले जा। अब वो कहती है ये टुन्नू सा मेरे साथ क्या करेगा? मतलब अगर कोई ये क्या करेगा? या तो तुम मेरे साथ, मतलब वैलिड तो ये है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें लग रहा है कि लड़की है और रात को जाएगी, या तो तुम चलो। ये टुन्नू सा क्या? वो कह रही है कि जस्ट बिकॉज ही इज अ मेल, आपने मेरी कंडीशनिंग कर दी कि रात को डर होता है। और वो कह रही है आज मेरी उम्र 25 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, लेकिन आज भी मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती। मेरे पास वो डर आज भी है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कहती वो एक एक स्टोरी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। अब हम अपनी लाइफ जी रहे हैं क्या? क्या कोई भूत है? क्या कोई डर है? क्या कोई आपको दिक्कत है रात को कहीं आने? लेकिन वो इमोशन अंदर ऐसा बैठा है कि वो लाइफ नहीं जी रही, वो अपना इमोशन जी रही है। और वो इमोशन ने कॉन्शियसनेस को क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया, सिकोड़ दिया, फियर और एंगर। तो पहले तो जो ये हमारे पास इमोशंस रखे होते हैं ना, इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के रखे हुए हैं। इन इमोशंस को हमको रिलीज करना पड़ता है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है जिनको, उनके एक कुलीग जिनका नाम था जोसेफ ब्रूअर, उन्होंने पहली बार ये टर्म दिया कैथारसिस। क्योंकि उन्होंने देखा उनके एक पेशेंट ने रेमिशन किया, रेडिकल रेमिशन किया, जब उसने अपने गुस्से को, चीजों को तोड़ फोड़ के निकाला
अभी तो ऐसा मेरे ख्याल दिल्ली में भी और कई कंट्रीज में क्लब्स हैं, हाँ, रूम टू ब्रेक थिंग्स, टू रिलीज योर एंगर। यस, तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ आओ, एज पर योर स्पेंडिंग पावर 5,000 10,000 से 1 लाख तक हम चीजें अरेंज करेंगे, ग्लासेस रखेंगे, बॉटल्स रखेंगे, टीवी रखेंगे, एलईडी रखेंगे, आओ और उनको फोड़ो। एंगर रूम बोलते हैं शायद, एंगर रूम बोलते हैं कि अपना गुस्सा यहाँ पर एक्सप्रेस करो और बाहर निकालो। कैथारसिस मींस आपके जो स्टोर्ड इमोशंस हैं वो अंदर नहीं रहने चाहिए, वो रिलीज होने चाहिए। तो यही वाला करना चाहिए सबको? नहीं, घर के सामान नहीं, ये नहीं करना चाहिए। Okay. मुझे लगता है कि किसी भी प्रक्रिया को अगर उसी प्रक्रिया से किया जाए, आप एंगर रिलीज कर रहे हो एंगर से ही, मतलब एंगर रिलीज करने के लिए आप एंगर ही जनरेट कर रहे हो तो और बढ़ेगा। ज्यादा हाँ, मुझे भी लगता है बढ़ेगा। आपको उसका एडिक्शन हो जाएगा। राइट। आपको लगेगा अगली बार फिर से मुझे कोई एंगर रूम चाहिए और 50,000 अरेंज करता हूँ। अब पिछली बार ग्लासेस तोड़े थे, अब बॉटल्स तोड़ूंगा, और अभी टीवी तोड़ के आऊं, अभी उसका सर तोड़ूंगा, अब अगली सर बार तोड़ो। मतलब बढ़ेगा ही। तो ऐसा मतलब आप ये इतने बड़े लोग हैं, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, और ये मैं इनकी थ्योरी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर हमारे पास और भी अच्छी प्रक्रियाएं विकसित थी, जिसमें सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊं, विच इज कंप्लीटली फ्री। यस, क्राइंग क्राइंग इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस टू रिलीज इमोशंस। ब्यूटिफुल। लोगों को लगता है रोना इज लाइक मर्द होके रोता है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बना दो उसको और वो हार्ट अटैक से मर जाएगा 50 की उम्र में, रोएगा नहीं, इमोशन सारे सप्रेस कर लेगा। एक फादर, जब तक इंसान खुद फादर नहीं बनता, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि मेरे फादर के साथ क्या बीती होगी, कैसे पाल पोस के बड़ा किया होगा, कैसे कंडीशंस उनके साथ रही होंगी और कैसे मेरी हर इच्छा को उन्होंने पूरा किया होगा। वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता रहता है। घर का मुखिया, बड़ा फादर, स्पेशली मेल्स। इसीलिए आप गूगल पे सर्च भी अगर करो तो आप पाएंगे कि मेल्स में हार्ट अटैक का रेशो फीमेल से कहीं ज्यादा है, 100%। बिकॉज ऑफ दोज सप्रेस्ड इमोशंस। राइट। कंप्लीटली लॉजिकल। ऐसा नहीं, आप गूगल, मतलब कोई सुनने वाला भी गूगल करे कि कितने आप गूगल तो बड़ी दूर की बात है, आप अपने आसपास में देखें, अगर 10 लोगों की हार्ट अटैक की खबर आती है तो उसमें से 1 फीमेल होती होगी, 9 मेल्स होते होंगे। राइट? क्यों? क्योंकि इमोशंस सप्रेस्ड हैं, अंदर दबा कर रखे हुए हैं। सोशली मेंस आर नॉट अलाउड टू क्राई। Not allowed to cry. मैंने यही बोला, यही टर्म यूज किया जाता है कि क्या लड़कियों के रोता है, लड़कियों जैसा मत बन। किसने डिफाइन किया ये? क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? एक फीमेल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है रो करके, और आज जब मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रही है कि हमारे अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है या हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी 2 केमिकल्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। इनको अगर यूज ना किया जाए तो यही बॉडी में डिजीजेस पैदा करते हैं। केमिकल इम्बैलेंस करते हैं पूरी बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं। जैसे फीमेल्स को बहुत ज्यादा पीसीओडी, पीसीओएस रहता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है बेसिकली। इस हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी और ये सब का रिलेशन भी इससे हो सकता है। सब चीजों का रिलेशन इससे हो सकता है, क्योंकि अगर कभी मौका मिला तो हम ऑर्गन्स की और अपने चक्रों की बात करेंगे, जिसमें कि हम कनेक्ट कर पाएंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस और हमारे षट चक्र निरूपम से कि कैसे 7 चक्र और आज के हमारे 7 ग्लैंड्स मिलकर के पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को डिफाइन करते थे, और कैसे आज जो है मतलब इनफर्टिलिटी जो हो रही है या मेल्स में इम्पोर्टेंसी, ईडी की समस्या बढ़ रही है। कनेक्ट दीज थिंग्स कि बीमारियां और चक्र का क्या रिलेशन? 100% रिलेशन है। मैं आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे एक एपिसोड करें तो वी विल रिक्वेस्ट अनुराग जी टू कम अगेन। आप कमेंट में लिखिए चक्रा या फिर जो भी आपको समझ आ रहा है आप लिखिए, हम इस पे बात करेंगे आगे। यस सर। तो अभी आप देखो कि वो जो इमोशंस हैं वो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हमारी बॉडी में रिलीज करते हैं। और आज ये प्रूव किया जा रहा है कि अगर आप किसी इमोशनल कंडीशन के बाद, इंसिडेंट्स के बाद अगर रो देते हैं तो वो आपका कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी स्टोर नहीं करती, वो आपके आंसुओं के थ्रू और आपकी बॉडी में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसके थ्रू वो आपके यूरिन और आपके आंसुओं से कई एलिमेंट्स उसके फ्लश आउट हो जाते हैं। So it's a kind of detox. इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्स। सो रोना इज नॉट अ बैड थिंग, रोते रहना इज अ बैड थिंग। कि आप एक ही चीज पर बार बार सिंपैथी सेक करने के लिए अगर रो रहे हो, दैट इज नॉट गुड। लेकिन अगर आप किसी इमोशन के आने के बाद उसको रो देते हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज। आपने वो इमोशंस को अंदर नहीं रखा। सो कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज कैथारसिस। ओके,
So catharsis, Release your one way is emotions. to cry. Like आ रहा है तो रो लो, आ रहा है रोको तो मत. रोको मत, उसको रो लो. दूसरा तरीका होता है कि कुछ मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके अंदर जो इमोशंस रखे थे उनको सरफेस लेवल पर लेकर के आया जाता है. Okay. जैसे हम इसको बोलते हैं रिदमिक रिलीज मेडिटेशन. Okay. हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ, जिसमें हम ये सबसे पहले लोगों को रिदमिक रिलीज प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है. जिससे उनके इमोशंस जब वो बॉडी के अंदर सरफेस लेवल पे आते हैं तो वो इसको रिलीज करते हैं, चिल्लाकर, रोकर, गुस्सा निकाल के. मतलब वो किसी दूसरे के प्रति कुछ तोड़फोड़ या भाव नहीं कर रहे, उनके अंदर से जो चीजें हिली हैं, जैसे मान लो इसके अंदर कुछ जमा पड़ा हो और इसके अंदर मैं एक वाइब्रेटर से ऐसा करके उसको कर दूं तो वो सब कुछ हिल जाए, खुल जाएगा. हाँ. और फिर इजीली मैं उसको इससे बाहर निकाल सकता हूँ. right. सेम हैपेंस विद आवर बॉडी. जैसे बटर बाहर आता है छाछ, मतलब तो सेंट्रिफिकेशन होता है, हाँ, उस तो तरीके से. ठीक वैसे ही अगर हम कुछ ब्रेथ वर्क्स की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में हम एक प्राणायाम होता है जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका. जब आप भस्त्रिका बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, दो आई डू नॉट सजेस्टेड कि सब कोई इसको बिना गाइडेंस के घर पे करें, क्योंकि हर एक की मेंटल कंडीशन, हर एक की फिजिकल कंडीशन, हर एक की कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन बिल्कुल अलग अलग होती है. Okay. तो वो उनको मतलब अगर वो किसी के सानिध्य में जाकर ये करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर इसको अच्छे से कर पाएंगे. तो भस्त्रिका करने के बाद आप 10-15 मिनट जब भस्त्रिका करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी एक ऐसे स्टेट में पहुंचती है जहां पर वो बॉडी से आप अपने आप को डिटैच्ड महसूस कर पाते हैं. ओके. जब आप बॉडी से डिटैच्ड महसूस कर पाते हैं तो आप इमोशंस को बड़ा क्लियरली देख पाते हैं. जैसा मेरा एक बड़ा फेमस वो है, मतलब मैं ये लोगों को करवाता हूँ, आपने ज़रूर देखा होगा. जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है. हाँ. अब अगर ये जो आपने लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऐसा रख लें तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? No. लेकिन अगर आप इसको ऐसा रखें तो पढ़ सकते हैं. पढ़ सकते हैं. एक एक शब्द बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है. राइट. ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे थोड़ी दूरी बनी. दूरी बनी. जब कोई चीज आपके साथ बिल्कुल आत्मसात होती है तो आप उसको क्लियरली देख नहीं पाते, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर थिंग. इसीलिए जो लोग थॉट्स को मैं समझते हैं कि मेरे थॉट्स मैं हैं, वो लाइफ में रेमिशन नहीं कर पाते. जब वो ये समझते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा विचार है, थर्ड पर्सन बन जाओ. मैं थॉट नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस थॉट को देख रहा है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है. राइट. जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, लोग रिलेट कर पाएंगे. आचार्य रजनीश से पहली बार ये सुना था, जिनको हम ओशो बोलते हैं. हाँ. उन्होंने कहा कि 2 दोस्त थे, एक दोस्त की वाइफ की डेथ हो जाती है, वो बड़ा रो रहा होता है घर में बैठा, तो दूसरा दोस्त उसके पास जाता है, वो कहता है यार रो मत, होनी को तो यही मंजूर था, पर आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये तो एक दिन जाना ही था, बड़ा अच्छा काम करके गई, रो मत, रोना बुरी बात है. वापस आ जाता है. कहते थोड़े दिन के बाद जो दूसरा दोस्त था, अब उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है. Okay. अब वो रो रहा है और वो समझाने आ रहा है. वो यही बोल रहा है कि आत्मा तो अमर है, रो मत, बड़ा अच्छा काम करके गए. तो व्हेन यू आर अटैच्ड राइट. विद दोज इमोशंस, जब आप उनको सेपरेट करके नहीं देख पा रहे होते हो, जब आपको लगता है ये मैं हूं, राइट. ये मेरा है, यानी मेरा कोई जाता है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन वैसे कोई जा रहा है तो बिकॉज यू आर नॉट अटैच्ड टू इट. राइट. वैसे ही जब हम ये कैथारसिस करते हैं तो हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी में एक दूरी बनती है. ओके. और फिर मैं उसको ना क्लियरली देख पाता हूँ. एक तब डिस्टेंस बहुत जरूरी है ऑब्जर्वेशन के लिए. और डिस्टेंस से विजडम आता है. जब डिस्टेंस नहीं है तो विजडम नहीं आता, तो हम इंटरमिंगल्ड हैं. ट्रू. ट्रू. वो मेरा विचार है तो मैं, जैसे उस व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो गई, अब उसको विजडम नहीं आ रहा कि आत्मा अमर है, वो तो इमोशन से गवर्न हो रहा है. राइट. राइट. जब डिस्टेंस नहीं है तो इमोशंस आपको गवर्न करते हैं, जब डिस्टेंस है तो आप इमोशंस को गवर्न करते हो. बिल्कुल. इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं. कई बार 2 फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो एक गर्लफ्रेंड बनाता है एक फ्रेंड, तो दूसरा बोलता है ये अच्छी लड़की नहीं है, तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस से देख रहा है, और वो थर्ड पर्सन है, वो आपको एज अ होल देख रहा है, आप सिर्फ उससे अटैच होए जा रहे हो. ये होता है. ये होता अच्छा है. तो हम खुद से भी डिटैच होकर अपनी ऑब्जर्वेशंस को देख सकते हैं, अपनी चीज़ों को देख सकते हैं. तो जब हम वो प्रैक्टिसेस करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, हम अपने शरीर से थोड़ा सा तारतम्य तोड़ते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, तो हमारे इमोशन सरफेस लेवल पे आते हैं. तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि ये मैं गलत यहाँ पे था, ये मैं गलत. तो मेरे अंदर जो इमोशन सप्रेस्ड रखे हुए हैं, जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया, जैसे बहुत से चाइल्डहुड ट्रॉमाज ऐसे होते हैं. हमारी एक पार्टिसिपेंट थी प्रियंका, उसको एस्थमा का अटैक आता था. ओके. बहुत सिवियर. अब वो इनहेलर लेती है और वो हमको ये बोल रही है कि अब वो, मतलब मैं लाइफ जी नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ लाइफ में, अब आगे मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. कह रही है मैं सब डॉक्टर्स के पास चली गई हूँ, एस्थमा मेरा
ठीक ही नहीं हो रहा, जबकि मेरे को कोई ऐसा लंग्स में या मेरे को कोई रेस्पिरेटरी लेवल पर या मेरे को कोई साइनस लेवल पर मेरे को कोई कंडीशन नहीं है, Okay. लेकिन फिर भी मेरा गला चोक हो जाता है, एस्थमेटिक कंडीशन कभी भी डेवलप हो, अटैक आ जाता है। हम लोग कुछ प्रयोग करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन जब हुई तो वो लड़की इतना जोर जोर से रो रही थी, इतना जोर जोर से। जब उससे पूछा गया कि ये क्या है, क्या हुआ, तो वो रोते, मतलब मैं आज भी सुनता हूँ मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। वो कहती है कि सर मेरे खुद के चाचा। मुझे लग ही रहा था। मतलब वो लड़की कह रही है कि मेरा मुंह बंद कर देते थे, मेरे को सांस नहीं आता था सर। ऐसा रो रो के बोल रही है कि सर मेरे को सांस नहीं आता था सर, मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की बच्ची क्या होती है आप देखो, कह रही मुझे सांस नहीं आता था। अब वो इमोशन जो उसके अंदर दबा हुआ है, वो इमोशन उसका आज ये एस्थमा की कंडीशन बन के बाहर निकल रहा है। आप कह रहे हो इसको दवाई देनी पड़ेगी, वो कह रही है मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। लेकिन जब वो इमोशनल रिलीज करती है, वो इमोशन जो उसके पास दबे रखे थे, जब वो इमोशंस को निकालती है, वो तब से आज 3-4 साल हो गए, आज तक उसको एस्थमा का अटैक नहीं आया। इनहेलर कहीं फेंक दिया उसने, हर बार कभी भी सेशन में कभी भी आती है, कहती है सर मेरा तो लाइफ बदल गया, मेरा तो क्या, आपने मैंने नहीं कुछ किया, तुमने ही आइडेंटिफाई किया, मैं तो होता कौन हूं, मेरी क्या औकात है, तुमने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारे अंदर क्या। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने उन इमोशंस को, जो कहीं ना कहीं, और ये इमोशंस प्रियंका आप ये देखो कि ये सिर्फ इस जन्म के नहीं है, इंसान कैरी करता हुआ आ रहा है, पता नहीं कितने जिनको हम संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार हम कैरी करते हुए आ रहे हैं। Right, तो वो संस्कार कैसे कैसे रखे हो सकते हैं हमारे पास। तो कोई ना कोई मेजर एक होता है ना, ट्रॉमास बहुत सारे होंगे लाइफ में लोगों के, लेकिन एक टॉप पे कोई ना कोई ट्रॉमा रखा होगा। तो और मुझे लगता है चाइल्ड अब्यूज सबके साथ हुआ होगा किसी ना किसी लेवल पे, मेरे साथ भी हुआ है। सो हाउ कैन वी रिलीज दैट, और मोस्टली रिलेटिव्स ही होते हैं, सो इट्स डिस्गस्टिंग एक्चुअली। सो ट्रू। लेकिन आप ये देखो कि हम कभी भी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि चाइल्ड अब्यूज हुआ है या सिचुएशन क्या थी या ट्रॉमा क्या था। नहीं, जब आप दवाई लेते हो तो आपको अलग अलग दवाई मिल सकती है कि सिर दर्द के लिए आपको डिस्प्रिन लेनी है, आपको बॉडी का दर्द हो तो आपको डिक्लोफेनिक लेनी है, आपको फीवर हो तो आपको पैरासीटामोल लेनी है। ये बॉडी के लेवल पे अलग अलग जगह काम करता है, लेकिन मेंटल लेवल पर देयर इज ओनली वन सोल्यूशन कि आप जो भी आपके पास इमोशंस रखे हैं, सप्रेस्ड इमोशंस, आप उनको रिलीज करें, एंड कैथारसिस कैन हेल्प यू इन दैट। So how can we release this emotion about You can abuse? not this particular emotion, you can release any suppressed emotion which you are not even to know about it. मतलब पता भी नहीं है कि मेरे, जैसे वो बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, Okay. उसको याद नहीं है अब Okay. वो तो उसके डीप सबकॉन्शियस में कहीं स्टोर्ड है। तो ऐसे और बहुत से इमोशंस कैथारसिस की प्रैक्टिस से आप इसको रिलीज कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप 10 से 15 मिनट रिगरसली भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका करने के बाद आपने बहुत तेजी से भस्त्रिका किया, उसके बाद आप एक्सप्लोड करते हैं। आचार्य रजनीश ने इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया और वो इसको डायनामिक मेडिटेशन के माध्यम से लोगों को करवाते थे। हमने इसमें कुछ और रिसर्चेस से कुछ एक और पॉइंट्स जो हैं ऐड किए, लेकिन उसका आधार जो था वो आचार्य रजनीश का बताया हुआ डायनामिक मेडिटेशन ही था। उस भस्त्रिका के बाद प्रॉपर वो करने के बाद आप एक्सप्लोड करते हो, जिसमें आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो। उसके बाद जो हो आप अपनी, क्योंकि अब आपके बॉडी से सब कुछ निकला, ये मेंटल लेवल पर खाली इमोशंस नहीं थे, Okay. ये फिजिकल लेवल पर भी स्टोर्ड थे। कैंडेस पर्ट की एक रिसर्च है, वो बताती हैं कि इमोशंस सिर्फ मेंटल फिनोमिना नहीं है, it's a physical thing as well, because each and every emotion is creating a chemical imbalance in your body, और वो केमिकल आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन की बात की, वही इनफर्टिलिटी, वही पीसीओएस, वो जाके उस एरिया में रीजन में स्टोर्ड हो रहा है जहां से आप वो इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। Right. तो कैंडेस पर्ट ये बताती हैं कि ये सब इमोशंस हमारे पास कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्म में भी स्टोर्ड हैं। तो जब हम बॉडी से वो केमिकल रिलीज करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी एम्प्टी होती है। फिर हम एक प्रक्रिया करते हैं, उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हारा ब्रीदिंग। हारा हमारा नाभि केंद्र, इसको हारा सेंटर बोला जाता है। Okay. जापानीज इसको बोलते हैं दानतेन। यहां से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, जिसके लिए फिर से प्राणायाम काम आता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कपाल भाती होता है, हम करते हैं ऐसा, सांस को बाहर फेंकना, चोट लगती, हाँ, नाभि पे चोट डालना। Right. इसमें उसका एक अलग चरण होता है जिसमें हम नाभि पे चोट डालते हैं हु की आवाज करते हुए, हु 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 हु
हु ऐसा करने से आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी है वो 10 मिनट जब हम इस प्रयास को करते हैं, लोग महसूस करते हैं कि मेरी चेतना, मेरे अंदर से कुछ चीज जो है हु वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो फिर उसके बाद हम लोगों को बोलते हैं फ्रीज। नाउ एक्सपीरियंस दिस वाइब्रेशन। जो आपके शरीर में चेतना का अनुभव है, इसको देखिए। लोग उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम उनको सेलिब्रेट करने को बोलते हैं कि अब आपने अपनी बॉडी को एम्प्टी किया, नाउ एंकर दिस स्टेट विद यू। आपकी कॉन्शियसनेस ने अब तक सप्रेस्ड इमोशंस को एंकर किया हुआ था, इसलिए वो दुनिया को सप्रेस्ड इमोशंस के नजरिए से ही देख रहे थे। जिसके साथ गलत हुआ वो आज आप में और मुझ में ट्रस्ट करने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है ये भी मेरे साथ वैसा ही करेगा। हम दुनिया को उस नजरिए से देख रहे थे जिस तरह के इमोशंस रखे हुए थे। अब हमने इमोशंस को खाली किया और फिर हमने ब्यूटीफुल इमोशंस को एंकर किया। ओके, सो एक प्रैक्टिकली समझा सकते हैं कि कैसे करना है, बैठ जाइए, मतलब एक प्रॉपर गाइड कर सकते हैं लोगों को कि वो ये कर ले। सबसे पहले आपने स्टैंडिंग पोजीशन में भस्त्रिका किया, ठीक है, 5 से 10 मिनट, जिसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम प्रॉपर करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेज में आपने एक्सप्लोड किया, जो भी आपके पास इमोशंस रखे हुए थे उनको आपने निकाला। एक्सप्लोड करने का मतलब मैकेनिकल एक्सप्लोजन नहीं है कि आप इसको मिमिक करेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो। अगर आपने भस्त्रिका पहले 10 मिनट खूब अच्छे से किया है तो ये ऑटोमेटिकली होगा। जो उस टाइम फीलिंग आ रही है वो करो चिल्लाने का मन, चिल्लाना, रोना, पीटना, हंसना, खेलना, जो मन कर रहा है वो करो। सेकंड स्टेज में आप अपना एक्सप्लोजन करते हो। थर्ड स्टेज में आप हारा ब्रीदिंग करते हो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फोर्थ स्टेज में आप फ्रीज हो जाते हो। हारा ब्रीदिंग में हु और ये आपको पूरी शिद्दत से, पूरे जोर से अपनी नाभि केंद्र के ऊपर चोट करनी होती है। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर क्रिएशन, नेवल पॉइंट। हम यहां से जन्म हुआ है हमारा। हम अपनी माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कॉर्ड से, उसकी नाभि से कनेक्टेड थे, यहीं से पोषण मिलता रहा। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो नाभि पर जब आप चोट करते हो, आप वापस अपनी एग्जिस्टेंस की तरफ लौटते हो। फोर्थ स्टेज में आप फ्रीज हो जाते हो और जो भी आपकी बॉडी में अब जो चेतना ऊपर की तरफ बढ़ी है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिकम एन ऑब्जर्वर। फिफ्थ स्टेज में आप सेलिब्रेट करते हो। नाउ वो इमोशंस जो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, तो वो इमोशंस याद करो जब आपके साथ आपके फादर ने, मदर ने पहली बार आपको कुछ लेके दिया हो, आपके टीचर ने कभी आपको अप्रिशिएट किया हो, आपके लाइफ पार्टनर, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी ने भी आपके साथ कभी कुछ अच्छा किया हो, आपके दोस्तों ने कभी आपको पार्टी थ्रो की हो, आपकी पहली इनकम आई हो, आपकी जो हैप्पी मेमोरी, जो भी हैप्पी मेमोरी है, उसको याद करके नाउ सेलिब्रेट। ओके, सो आपका डांस करने का मन है, दिस इज द फिफ्थ स्टेज। डांस करने का मन है, डांस करो। जंप करने का मन है, जंप करो। स्टिल रह के सिर्फ झूमने का मन है, जिसको हम सोल फ्लो बोलते हैं, सोल फ्लो करो। बिल्कुल आनंद में सिर्फ उस इमोशन को देखते रहो और स्माइल करते रहो। कुछ नहीं करने का मन है, सिर्फ स्माइल करो। मतलब डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। उस टाइम पर जो आपकी चेतना चाह रही है उसको एक्सपीरियंस करो। दिस इज ऑल्सो नॉट मैकेनिकल। आप नहीं इसको करते हो, आपकी चेतना खुद से इस प्रोसेस को करती है। होने दो। So maybe you can lock the room and do it alone. अकेले कर लो, क्योंकि कई बार लोग कॉन्शियस हो जाते होंगे। मैंने इसको जब पहली बार प्रैक्टिस किया, मेरे जो आसपास के लोग थे उनको लगा मैं कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहा हूँ। उनको लगा ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। वही, आप बिगनर्स हैं तो आप रूम लॉक करिए और करिए, ये मस्त हो जाइए, मस्त हो जाइए। एक्सपीरियंस द ब्लिस, एक्सपीरियंस द ब्लिस। उसके बाद जो है फिर आप वो ब्लिस को शेयर करते हो। आप लोगों को, जो आपके आसपास, अगर जैसे हमारे रिट्रीट में तो बहुत से लोग होते हैं जो घर पे कर रहा है, वो चाहे तो इसको कॉन्शियसली वैसे यूनिवर्स को, इसको उसको कहीं भी तो वो ब्लिस को शेयर करता है, वो सबको ब्लेस करता है, सबको गॉड ब्लेस यू बोलता है। उसके बाद फिर वो ग्रैटिट्यूड करता है उस सुप्रीम बीइंग का जिसने ये प्रोसेस उसको करने का मौका दिया, सो दैट वी कैन शिफ्ट दोज इमोशंस फ्रॉम एंगर, सैडनेस, एनवी, जेलसी टू लव एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, सो हमने स्टार्ट किया एक नेगेटिव स्टेट से, धीरे धीरे हम प्योरिफिकेशन करते करते, जैसे वाटर प्योरीफायर के अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, वैसे हम फिल्टर करते करते नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेज वेयर नथिंग इज लेफ्ट, नाउ ओनली द ब्लिस स्टेट इज देयर, आनंदमय कोश इज देयर। आनंदमय कोश को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप कर पाओगे, थोड़ा सा कर पाओगे। मेरे साथ जब ये हुआ, मैंने पहली बार इसको किया, मेरे को ये 3 बार करना पड़ा, तो 3 दिन मैंने लगातार किया। एंड आफ्टर दोज 3 days मैं वो इंसान था ही नहीं जो इसने ये शुरू किया था। आई वॉज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। तो ये कितने कितने दिन में लोगों को रिपीट कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको 3 दिन लगातार करते हैं, मतलब मैं कोई अब ऐसा गाइड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ 3 दिन लगातार करते हैं
तो आपको इसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली करने में एक वो जो चेन बनता है ना, रिएक्शन बनता है, वो 24 आवर्स बाद अगर कुछ इमोशंस दोबारा से आकर होते हैं वो फिर से उनको किल कर देता है। 24 आवर्स बाद दोबारा से कुछ बने तो वो 3 बार में वो बिल्कुल प्योरीफाई कर देता है आपके पूरे कोश को, पूरे सिस्टम को। ओके। तो हम भी रिट्रीट में ये 3 बार ही प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि, क्योंकि मैंने इसलिए किया था, हो सकता है किसी को 4 बार में, किसी को 5 बार में, या किसी को 1 बार में ही, या मंथ में 3 बार कर लें। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली अगर आप 3 बार करेंगे तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन बनाता है जिससे कि पुराना अगर कुछ इतना सा भी बचा हुआ हो, जैसे आपने कोई ग्लास में गंदगी थी, आपने उसका 50% पार्ट धोया और 50% महीने बाद धोने के लिए रख दिया, तो वो ग्लास अभी भी सेम स्टेट में ही है। लेकिन अगर आपने दोबारा से उसको साथ के साथ धो दिया, वो निकल गया। थोड़ा सा फिर कुछ बचा है, वो ग्रो ना हो, उसको भी आपने पकड़ के निकाल दिया। अदरवाइज एक खाना किसी ग्लास में पड़ा हुआ है तो वो फिर फंगस बनेगा, वो सड़ेगा, अगले हफ्ते बार यू आर इन दैट सेम सिचुएशन जहां ग्लास में फिर से गंदगी है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि स्टार्टिंग में डू इट कंसेक्यूटिवली 3 days स्टार्टिंग में। उसके बाद आपकी मौज है, आप महीने में 1 बार करो, 2 बार करो, जब आपका मन करता है। मैं तो अब इसको वैसे ही आनंद के लिए कर लेता हूँ। अब सेकंड स्टेज में एक्सप्लोर करने पे कुछ भी नहीं निकलता। सेकंड स्टेज में भी ऐसा ही बिल्कुल आनंदमय कोश, बिल्कुल रिलैक्स्ड, मन काम, बिल्कुल ऐसा होता है। तो मुझे लगता है दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कैथारसिस, जो कि हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोगों ने इसके बाद, जैसे अभी ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि कुछ रेडिकल रेमिशंस देखे हैं लोगों ने, अमेजिंग, क्योंकि आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रहा है कि योर क्रॉनिक डिजीज इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोसोमैटिक कंडीशंस। आपने कुछ इमोशंस को सप्रेस किया है, जिसकी वजह से ये डिजीज, या नॉट ओनली डिजीज, फाइनेंशियल चैलेंजेस, रिलेशनशिप के चैलेंजेस, मतलब आपकी लाइफ में मिलने वाला हर एक एस्पेक्ट, सिर्फ बॉडीली सिस्टम नहीं, कुछ भी चीज जो आपको मिल रही है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हो अगर आप ये इमोशनल रिलीज करते हो तो। ओके, लवली। सो यू हैव द प्रैक्टिकल गाइड। आप इस क्लिप को रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर करिए। ब्यूटीफुल, आपने एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड दे दिया है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। रिट्रीट पे जाना है, वहाँ भी जा सकते हैं, और आपको फ्री में घर में करना है तो वो भी सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। सो इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रेजर फॉर ऑल ऑफ अस। सर, कुंभक की बहुत बात होती है, कुंभक क्या चीज़ है? मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ। कुंभक से सभी लोग आज फैसिनेटेड हैं। मैंने एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कुंभक की चर्चा की थी। कुंभक एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर का सबसे बड़ा बल है। मैंने जब पहली बार ये पढ़ा, मतलब मुझे जब विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ने को मिला और मैं थोड़ा सा इसको डाइव डीप किया, और 1-2 ग्रंथों में और कुंभक की बहुत विशेष चर्चा की गई है। एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है हमारा, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उसमें भी कुंभक की बहुत ब्यूटीफुल व्याख्या है। कुंभक बेसिकली ब्रेथ का रिटेंशन है, अपनी सांसों को रोकना। जैसा कुंभ का मतलब संस्कृत में घड़े को कुंभ बोला जाता है, जैसे घड़े के अंदर हम चीज़ें को, पानी को, किसी भी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, डाल लेते हैं, ऐसे हमारे नाभि में ये जो कुंभ है जहां पर हम सांसों को रोक लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड तत्वों के पास भी एक कुंभ है, सब कुछ सर्कुलर मोशन में है। इनफैक्ट आज आज साइंस ये भी डिस्कवर कर रहा है कि टाइम भी लीनियर नहीं है, वो भी सर्कुलर है, मतलब वो भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ रहा, वो भी सर्कुलर उसमें बढ़ रहा है। तो ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है ये भी कुंभ है, आपके अंदर भी एक कुंभ है। तो जब आप अंदर सांसों को रोकते हो, दैट इज कॉल्ड अंतः कुंभक, इनर ब्रेथ रिटेंशन। और जब आप बाहर सांस छोड़ने के बाद ब्रेथ को होल्ड करते हो, दैट इज बाह्य कुंभक, आउटर ब्रेथ रिटेंशन। ब्रेथ आपकी सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर चीज है। और आप देखो कि अगर किसी चीज के अंदर वायु भर दी, वायु से ही निर्माण हुआ, वायु के ठंडे होने के बाद ही मैटर का निर्माण हुआ। मतलब पंच तत्व बने, सबसे पहले आकाश बना, आकाश के बाद जल बना, वायु बनी। तो वायु, जब वायु और जल का कॉम्बिनेशन ठंडा हुआ तो पूरे मैटर का निर्माण हुआ। यानी सबसे पावरफुल शक्ति जो मानी जाती है वो वायु मानी जाती है। इसीलिए सबसे पावरफुल जो देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, वो हनुमान जी माने जाते हैं। और वो पवन पुत्र माने जाते हैं कि पवन पुत्र हैं हनुमान। तो वायु को बड़ा स्थान दिया गया है। दिस रिमाइंड्स मी, जब वो सूर्य को खा गए थे तो पवन, मतलब वायु जो देवता थे, उन्होंने बोला था कि मैं सब हवा खींच लूंगा, मेरे बेटे को वापस कर, समथिंग लाइक दैट ना, कुछ ऐसा स्टोरी है, कुछ ऐसा था। तो वायु जो है वो एक बड़ी पावरफुल शक्ति है। अब ये जो हमको ऑक्सीजन दिखती है, ये बेसिकली ऑक्सीजन नहीं है। हमने स्टार्टिंग में बात की कि इसमें 13 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिसमें एक तत्व हमारे प्राणमय कोश को मिलता है, दैट इज प्राण वायु।
श्वास अलग है, श्वास वो तत्व है जो हम सब इनहेल कर रहे हैं, उसमें एक गहरा तत्व है प्राण वायु। प्राण जब हमको मिलता है तो वो हमारे शरीर को शक्ति देता है और हम प्राण के माध्यम से ही चल रहे हैं। जैसे हमारे पास ब्लड है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लो, प्लेटलेट्स निकाल लो, वो ब्लड किसी को चढ़ाओ तो वो आदमी सरवाइव करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर शरीर में से प्राण तत्व निकाल लिया जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर किसी डेड बॉडी को लगा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको सरवाइव नहीं करवाएगी, जब वो प्राण तत्व चला गया। तो जब हम इनहेल करते हैं, ये प्राण तत्व हमारे शरीर में जाता है और ये प्राण तत्व हमें शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, विगर देता है, वाइटैलिटी देता है। तो अगर हम सांसों को रोकने का अभ्यास करते हैं तो प्राण असल में पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उडान समान हमारे बॉडी के अलग अलग लेवल पर, और पंच महाभूत इसमें विद्यमान है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इसीलिए जो लोग स्वर विज्ञान की बात करते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी सांसों से इन 5 एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस भी कर सकते हो सांसों के थ्रो से। कि अगर यहां थ्रो आ रहा है तो एक अलग एलिमेंट है, यहां थ्रो आ रहा है तो अलग एलिमेंट चल रहा है, यहां थ्रो आ रहा है तो अलग एलिमेंट चल रहा है, यहां थ्रो आ रहा है तो अलग एलिमेंट चल रहा है। अच्छा, मतलब इट्स अ डीपर साइंस। कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने उस ब्रेथ को यानी प्राण वायु को जब आपने होल्ड किया तो आपने अपनी शरीर की क्षमता को बढ़ा दिया। जैसे किसी चीज में अगर आप बहुत ज्यादा हवा भर दो तो वो एकदम से टाइट हो जाता है, आपकी बॉडी भी ऐसे टाइट हो जाती है अंदर से। और आपने देखा होगा कि बहुत से लेबर क्लास जो होती है, आपने मजदूरों को या इनको काम करते हुए देखा होगा, या आपने भी, हम भी कभी मजदूर रहे होंगे, आप और मैं, सामान उठाया होगा घर का, शिफ्टिंग विफ्टिंग की होगी। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई भारी सामान उठाते हैं हम सांसें रोक करके उठाते हैं, टाइट कर लेते हैं, यस, कोर को होल्ड करते हैं, राइट। जितना भारी सामान उठाना है उतना ज्यादा टाइट करना पड़ेगा। वेट लिफ्टर्स जो होते हैं वो, उनको सबसे पहली ट्रेनिंग ये होती है कि सांस को रोकना है, वज्र जैसा हो जाता है शरीर, राइट। तो जब महादेव और भैरवी का संवाद हो रहा है तो माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि किम बलम सत्व बलम, इस जगत का सबसे बड़ा बल क्या है? तो महादेव बोलते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक से बड़ा बल नहीं है, क्योंकि कुंभक में जब आपने सांसों को रोका है उस समय आपने सिर्फ सांस नहीं रोकी, आपने पूरे ब्रह्मांड तत्वों को अपने शरीर के अंदर विराजमान किया हुआ है। यू हैव नाउ दैट एबिलिटी। कभी भी कोई भारी चीज उठा करके देखना, आप सांसों को रोक करके ही उसे उठा पाओगे। सांस लेते हुए कभी भारी चीज नहीं उठेगी, और अगर उठेगी तो वायु का इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसको नाफ खिसकना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि उखड़ना बोलते हैं। लॉक हो जाएगा जब आपके अंदर सांसों का, तो आपका नेवल डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, लॉक कर दिया उसने। इसीलिए बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वो कई बार दिक्कत कर लेते हैं अपने साथ, जिनको एक सही टीचर, गाइड या कोच नहीं मिलता, गलत वेट उठाते हैं और फिर सारी जिंदगी परेशान रहते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया ये। कुंभक लगाना, अंतः कुंभक आपके शरीर को बल देता है, बाह्य कुंभक आपकी ऊर्जा को, आपके ओजस को, आपके तेज को बल देता है। तो अगर कोई व्यक्ति कुंभक की साधना करता है, जिसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने 3 सेकंड का इनहेल किया, 6 सेकंड का होल्ड किया, और 12 सेकंड का एक्सहेल किया। 1:2:4। 1:2:4। 3 सेकंड का इनहेल, 6 सेकंड का होल्ड और 12 सेकंड का रिलीज। तो आप देखोगे आपके बॉडी की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी हर एक लेवल पे, बॉडी और माइंड की, फिजिकल और मेंटल दोनों। और ये स्टेट आपकी बॉडी को एकदम से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले आती है, एकदम से। मतलब आपने 3 बार अगर कुंभक लगाया 3, 6, 12 वाला, तो आपकी बॉडी एकदम से पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक मोड मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हीलिंग मोड, वेयर योर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। एंड ये तो हमको आज सबको पता है कि हमारे शरीर के पास n नंबर ऑफ केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी को ऑटोमेटिकली एक हील्ड कंडीशन में रखते हैं। हम डिजीज्ड पैदा नहीं हुए, हम हील्ड पैदा हुए। हम, जो हमारी नेचुरल स्टेट है, हीलिंग इज नॉट समथिंग जो हमको चाहिए, इट्स आवर नेचुरल स्टेट। जैसे आनंद इज आवर नेचुरल स्टेट, आनंदमय कोश, ऐसे वी आर हील्ड ऑलरेडी। तो आपका कुंभक आपके शरीर को बल देता है, पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट करता है, जिससे योर बॉडी नाउ नोज दैट यू आर इन अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन, नाउ स्टार्ट हीलिंग।
And it will heal anything. Anything. Emotional problem, physical problem, Anything. mental problem also. Mental problems also. Depression, anxiety. हर कुछ, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना, जिनको हम प्रॉब्लम्स या समस्याएं या चैलेंजेस बोल रहे हैं, ये मेडिकल टर्म्स में तो इसकी 50 अलग दवाइयां हो सकती हैं, 50 अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पर ये सिर्फ प्राण का, एनर्जी का इम्बैलेंस है. दैट्स इट. Okay. इसको फैसिनेट नहीं करेंगे. प्राण का इम्बैलेंस है, और प्राण को आप बैलेंस कर रहे हो पंच तत्वों को अपने अंदर इकट्ठा करके, कुंभक लगाकर. किसी भी नए साधक को, जो नया ये प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिशनर को, उसको बाह्य कुंभक नहीं लगाना. Okay. मतलब Note सांस this. एक्सेल करने के बाद जो हम कुंभक लगाते हैं, ये नहीं लगाना. मतलब एक्सेल करने के बाद रोकना नहीं. रोकना नहीं है. ओके, सो फॉर द बिगनर्स आप ये नोट डाउन करके रखिए. यानी कोई पूछेगा मैं कब तक ये बिगनर रहूंगा? 1 साल तक. ओके, ठीक है. मतलब जो कुंभक का प्रयास करना चाहता है, वो 1 साल सिर्फ अंतः कुंभक ही लगाएगा. इनर होल्ड. इनर होल्ड. ओके, तो मतलब मैंने ब्रीथ किया 3 सेकेंड्स के लिए, 6 सेकेंड होल्ड किया, और 12 सेकेंड्स में धीरे धीरे उसको रिलीज किया. एक्सेल कर दिया, और फिर वापस 3 सेकेंड्स का इनहेल किया, 6 सेकेंड होल्ड किया, 12 सेकेंड्स रिलीज कर दिया. 3 6 12 3 So 6 3 6 12 is for everyone who's फॉर एवरीवन beginning. हु इज बिगनिंग. Okay. दूसरा इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग. Okay. बॉक्स ब्रीदिंग में आप बाह्य कुंभक लगा सकते हैं, बिगिनर भी लगा सकता है. Okay. क्योंकि ये दोनों जो कुंभक के प्रकार हैं, ये अलग अलग हैं. 3 6 9 जो है, ये आपको पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट करने के लिए है. हाँ. लेकिन अगर आप इसमें बाह्य कुंभक लगाते हैं, यानी एक्सटर्नल होल्ड करते हैं, तो आपका पूरा पैरासिम्पैथेटिक मोड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उस समय बॉडी का हार्ट रेट, बॉडी जो है, इतने लंबे एक्सहेल के बाद अगर आप कुंभक लगाते हैं तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है. Okay. इसलिए जिसने इसको प्रैक्टिस कर लिया, वही 1 साल के बाद फिर बाह्य कुंभक स्टार्ट कर सकता है. 3 6 12 6 3 6 12 6 3 6 12 6 ऐसा. Okay. लेकिन एक तरीका है जिसको हम चतुर्भुज श्वास बोलते हैं, Box. बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स के जैसे 4 साइड्स होते हैं. 4 साइड्स. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड. For how many seconds? फॉर 4 सेकेंड्स. 4 4 4. Okay. इक्वल, स्क्वायर इक्वल होता है. रेक्टेंगल नहीं करना इसको स्क्वायर रखना है. स्क्वायर Okay. मींस 4 4 4 4. 4 सेकेंड्स का इनहेल, 4 सेकेंड्स का होल्ड, 4 सेकेंड्स का एक्सहेल, 4 सेकेंड्स का होल्ड. ये अलग स्तर पर काम करता है. मतलब Okay. ब्रेथ की भी इतनी प्रैक्टिसेस हैं कि कुछ ब्रेथ ऐसी हैं कि अगर आप इनहेल से एक्सहेल लंबा कर लेते हो तो आपकी किडनी पे काम करता है. आप एक्सहेल को इनहेल से लंबा कर लेते हो तो आपके हार्ट पे, मतलब इतनी प्रैक्टिसेस हैं. अच्छा, मतलब इस पे एक पूरा एपिसोड हो सकता है. इस पे 5 एपिसोड हो सकते हैं. ब्रेथ की इतनी प्रैक्टिसेस जब हैं. ऑडियंस चाहेगी तो आप फिर से आएंगे. पूरी कोशिश करेंगे. Okay. तो अभी जो बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, हर एक प्रैक्टिस आप अपने आप से नहीं कर सकते. ये सब्जेक्टिव है. राइट. आप ये, मैंने इसीलिए आपको ये 2 प्रैक्टिसेस बताई हैं कि ये कोई भी कर सकता है. ठीक है. लेकिन और जो प्रक्रियाएं हैं, वो कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद ही की जा सकती हैं. गाइडेंस में करना. गाइडेंस में ही करनी चाहिए. अगर कोई उसको जानकार नहीं है और आपने गलत कर लिया, तो ये इतनी बड़ी जो शक्ति है, कुंभक बलम सर्व बलम, जो पत्थर को उठा सकती है, ये अंदर कुछ तोड़फोड़ भी कर सकती है. Okay. इसीलिए ये जो मैंने प्रोसेस बताया, इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे. हाँ. बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकेंड्स का इनहेल, 4 सेकेंड्स का होल्ड, 4 सेकेंड्स का एक्सहेल, 4 सेकेंड्स का होल्ड. अब आप क्या करो, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे टाइप करो बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग के वीडियोस आ जाएंगे. आप कहोगे कहां मिलेगा? बॉक्स ब्रीदिंग का वीडियो आ जाएगा. उस वीडियो को लगाओ, प्ले करो. वो आपको बोल रहा है नाउ इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3. ये 4 सेकेंड्स के भी अवेलेबल हैं, 5 सेकेंड्स तो के भी एक अवेलेबल बॉक्स आप करवाई दीजिए. हाँ, जरूर कर लो. हाँ, लोग यहाँ से भी करना चाहें तो कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं हम इसमें, और इसमें हम आंखें जरूर बंद करते हैं. आंखें बंद करने के बाद आप अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे. केवल फोकस ऑन योर ब्रेथ. सांसों का आना, सांसों का जाना, इस पे ध्यान लगाएंगे. और अब जब आप एक्सहेल करेंगे तो होल्ड कर लीजिए. नाउ स्टार्ट. इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सहेल 1
2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Relax and gently open your eyes. How calm are you feeling? वेरी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये 3 ब्रेथ्स के बाद ही आपका बात करने का मन नहीं कर रहा। हाँ मेरा मन कर रहा है कि मेडिटेशन थोड़ा स्टार्ट कर लें 3 ब्रेथ प्रैक्टिसेस ने आपके मन को इतना काम कर दिया। लोग बोलते हैं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्या होगा सांस से। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव, मोस्ट पावरफुल। बस हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर रखा बिकॉज इट्स फ्री। ट्रू ट्रू सो मेडिटेशन पे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन जो लोग नहीं कर पाते वो और क्या क्या टिप्स हो सकती है। एक तो बॉक्स ब्रीदिंग तो है ही, उसके अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, पहले हम ना इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। आप देखो कि मेडिटेशन कौन नहीं कर पा रहा, जिसकी चेतना सिकुड़ी हुई है। वापस से सब चीजें वहां से कनेक्ट होंगी। जिसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है वो विलिंग है ये करने। आपको लग रहा है कि उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग, नहीं, उसकी चेतना उसको अलाउ कर रही है उसकी विल पावर को। विल पावर हम बोलते हैं एग्जॉस्ट हो जाती है, कुछ नहीं है विल पावर। विल पावर जिसके पास कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड है आपको लगेगा इसकी बहुत विल पावर है, जिसकी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड आपको लगेगा इसकी विल पावर नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट विल पावर, राइट, इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे उनको भी अपनी चेतना को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिसके लिए हम फिर वापस से अगर इस सारे प्रोसेस को शुरू करें तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन वापस से द फर्स्ट स्टेप इज इमोशनल रिलीज, कैथारसिस। जो इमोशंस आपके पास रखे हुए हैं, बिकॉज वी आर डेरिवेटिंग ड्राइविंग आवर लाइफ फ्रॉम दोज इमोशंस। हम अपनी लाइफ को नहीं जी रहे, इमोशंस को जी रहे हैं। तो ये जो हमारी मम्मियाँ बोलती रहती कि हमारे साथ ये किया था दादी ने, चाची ने, तो ये कहीं ना कहीं उनके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, तो वो बोल बोल के निकाल रही हैं, बोल बोल के निकाल नहीं रही हैं, क्योंकि निकालना होता तो फिर ये जो मैंने महाभारत रची पूरे पौने घंटे की होती ना। हाँ, मतलब वो तो रिलीज हो ही नहीं रही, वो रिलीज नहीं हो रही, वो एक्सप्रेस हो रही है। हाँ। वो बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, कॉन्टेम्पलेट हो रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। क्योंकि जब आप किसी चीज की सिंपैथी लेना शुरू कर देते हो ना, वो आपके अंदर और बढ़ता है। सिंपैथी सेकेंडरी गेन। हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए सिंपैथी के अलावा। सिंपैथी मिलती रहे, इंसान पूरा, मतलब एक इंसान फेलियर भी हो चुका है ना, अगर उसको सिंपैथी, अरे यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वो बैठा वो फेलियर में ही खुश है। अच्छा। क्योंकि उसको जो सेकेंडरी गेन है, जो उसको सक्सेसफुल होके नहीं मिला, अब उसको फेलियर होने से वो सिंपैथी के रूप में मिल रहा है, बिकॉज पीपल आर पेइंग अटेंशन। आप इंपॉर्टेंट हो गए हो एकदम से। ओके। वो जो दूल्हा राजा जो टोपी पहना के घोड़े पे बिठा दिया है, उसको लगा राजा अब तलवार मेरे पास है, उसको वो एक्सटर्नल सिंपैथी तो मिल रही है उसको। 4 दिन बाद उसको पता नहीं आटे दाल का भाव क्या होगा। मतलब कहने का मतलब, मजाक में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल चीज ये है कि जब दूसरों से वैलिडेशन मिलना शुरू होता है ना, इंसान फैल जाता है। उसको लगता है राजा तो अपन ही है, बस कुछ भी कर देंगे। तो वो जब आप किसी को बता रहे हो, आप उससे सिंपैथी गेन कर रहे हो। तो महिलाओं के साथ बहुत होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमाज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें? स्टेप 1 क्या होगा उनका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने का? देखिए, महिलाओं के साथ भी, पुरुषों के साथ भी, सबके साथ ये होता ही होता है। हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं उस चीज को बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और पुरुष उस चीज, क्योंकि ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये इतना अलग है कि मैस्कुलिन एनर्जी को मैस्कुलिन एनर्जी ही समझ सकती है, और फेमिनिन को फेमिनिन एनर्जी ही समझ सकती है। अब वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। मेल में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो सकती है, फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो इट्स अबाउट दोज एनर्जीज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस, जो हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ, उसको ठीक करना चाहता है, उससे पहले वो ये देखे कि ये वाकई गलत हुआ भी या नहीं। ओके। मतलब n नंबर ऑफ टाइम दिस हैपेंड मेरे साथ। मैंने देखा है लोगों के पास कि वो जिस चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो इमोशनली स्टोर्ड नहीं है। ओके। वो साइकोलॉजिकली स्टोर्ड है। साइकी में वो एक्सपीरियंस रखा है, जिसको बता करके पिटी मिल रही है। अगर पिटी नहीं मिल रही तो सेल्फ पिटी मिल रही है, देखो मेरे साथ क्या बुरा हुआ, एंड दैट सेल्फ पिटी इज अ सेकेंडरी गेन फॉर दैट पर्सन। हमें लग रहा है बेचारा, वो बेचारा नहीं है, वो बड़ा संतुष्ट है। उसको, मतलब साइकोलॉजी में कभी जाएंगे तो आप देखोगे ये अलग अलग टर्म्स बन जाती है इसके लिए। मैसोचिस्ट हो जाता है, कोई सैडिस्ट हो जाता है, कोई नार्सिसिस्ट हो जाता है। राइट। ये अलग अलग टर्म्स बन जाती हैं। जो सैडिस्ट है उसको आनंद आ रहा है सैडिज्म में,
वो सप्रेस्ड नहीं है, Okay. गलती है हमारी। ओके तो ये तब समझ में आता है जब कोई मतलब जैसे मैं किसी से बात करता हूं तो बात करते ही समझ में आ जाता है कि ये इमोशन सप्रेस्ड है या इस इमोशन से सिंपैथी ये ऑलरेडी ले रहा है, मजा ले रहा है। ओके अब वो जो बच्ची का मैंने एग्जांपल दिया वो किसी को बता नहीं रही, उसका सप्रेशन है, ये वो अंदर दबा हुआ इमोशन है। लेकिन ये व्यक्ति इसके साथ गलत हुआ होगा, मैं मानता हूं लेडीज के वो गलत हुआ होगा उसके साथ, लेकिन वो उसने स्टोर नहीं किया है, ओके इमोशनली स्टोर नहीं किया है, वो रिलीज्ड है। तो ये एक बड़ा एक मतलब अलग सब्जेक्टिव कंटेंट है कि इसके ऊपर मतलब ये सब्जेक्टिव है कि हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये ऐसा आपका स्टोर्ड है या नहीं है। Right. लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ इमोशन, क्योंकि इससे ना लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या हुआ था, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। सुन रहे हैं आज वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, तभी वो इसको लगा के बैठे हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन रखिए कि ये मैं स्टोर्ड वाले पे बार बार क्रिप कर रहा हूँ या फिर ये सिर्फ मेरे साइकोलॉजी में है, सो दे कैन रिलीज दैट। इसका मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ, चलिए। हाँ बता दें। जिस व्यक्ति के इमोशन सप्रेस्ड हैं, जब वो उस इमोशन को एक्सपीरियंस करेगा तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसको पैल्पिटेशन होगी, ओके उसको अनईजीनेस फील होगी, मतलब बॉडीली लेवल पे सेंसेशंस फील होंगी। फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी एंड इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन। जिसने सप्रेस किया हुआ है वो फील करेगा ओके बॉडीली लेवल पर, क्योंकि इमोशन जो सप्रेस्ड है वो माइंड में स्टोर्ड नहीं है, वो कहां स्टोर्ड है? बॉडी में। ओके ओके कैंडेस पर्ट की जो डिस्कवरी थी कि एंगर हमारे लिवर में स्टोर होता है, फियर हमारी किडनी में स्टोर होता है, लाइफ में आगे ना बढ़ पाना हमारे जॉइंट्स में स्टोर होता है। तो जिसके पास सप्रेस्ड इमोशन है उसके पास फीलिंग आएगी जब आप उस मतलब मैं जब डरता हूं ना किसी चीज से, या जब मैं अपने एंजाइटी के टाइम में वापस जाता हूं कि तब मुझे एंजाइटी होता था, पैनिक अटैक्स आते थे, तो मेरी बॉडी में सेंसेशंस फील होते थे, मुझे डर लगता था बकायदा, मैं बकायदा ऐसा जो मेरा सप्रेस्ड इमोशन है उससे मैं घबराता था, मुझे पैल्पिटेट, मेरे को स्वेटिंग होने लगती थी, लोअर बैक में कुछ सेंसेशन होने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये लोअर बैक बेसिकली ये सब हमारे रिलेशनशिप इश्यूज के कारण है। हमको कभी रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी नहीं मिलना या कोई मतलब जिसको हम बोलते हैं, कुछ एक अलग टर्म है, खैर उसको हम यूज नहीं करेंगे अभी, लेकिन वो इमोशंस उस रिलेशनशिप्स के कारण है। बहुत ही लोअर में जाओगे फाइनेंशियल इश्यूज के कारण है। तो हर एक का एक इमोशनल स्टोरेज है बॉडी में। तो अगर आपको सेंसेशंस होते हैं बॉडीली आप इसको फील कर पाते हो, दैट देन इट इज अ सप्रेस्ड इमोशन। ओके, मतलब कोई मेमोरी को आप याद करते हो और आपकी बॉडी में कुछ फील होने लगता है, फिर से फियर में ट्रिगर हो जाते हो, देन वो सप्रेशन है। अगर आपको सिर्फ इमोशंस आ रहे हैं तो इट मींस इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड ब्रेन इज ट्रिकिंग यू नाउ दैट यू आर इन डेंजर। ओके, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, आप तो बेचारे हो, पिटी फील करवाओ, बिकॉज पिटी फील करोगे लोग तुम पे तरस। एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, वो कहता है कि वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसको पूछने के लिए 50 लोग आते हैं, वो बाकी लोगों से 10 दिन लेट ठीक होता है। ओके, जिसको कोई पूछने नहीं आ रहा उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, जिसको पूछने आ रहा है उसको आना, अरे ये आपके लिए केले लेके आए, आपके लिए सेब, उसको मतलब लोग सुनने वाले बोलेंगे तू पागल है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर जिसको सेकेंडरी गेन कहीं से मिल रहा है वो उस चीज को छोड़ना त्यागना पसंद नहीं करता। और जहां पर लोग इतने पूछ रहे हैं, आप अपनी व्यथा सुना रहे हो, आप ये साइकोलॉजिकल लेवल पर चीज है, ये बुद्धि से समझने वाली चीज नहीं है। तो ठीक वैसे ही अगर वो इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं बार बार, आप रो रहे हो या आप बता रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ था और आपको बॉडीली उसकी कोई सेंसेशन मेमोरी है नहीं, आपकी बॉडी ने कोई स्टोर नहीं किया, इट मींस इट्स नॉट सप्रेस्ड। या सो गो डीपर, कुछ और है, ढूंढ लो। वो कुछ और नहीं है, इट्स वेरी मच क्लियर कि वो पिटी फील करने का एक तरीका है। बिकॉज आपकी बॉडी को जब कोई आप पे तरस खाता है उसको मजा आता है, क्योंकि बॉडी क्या चाहती है? सिग्निफिकेंस। मुझे लोग पूछते रहे, पड़ोसी ने एक गाड़ी ली, मैं उससे बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे सुविधा चाहिए, इसलिए कि मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए कि मेरे पास भी सोसाइटी में एक नाम इज्जत है। राइट। हम हर लेवल पे ये सिग्निफिकेंस ही ढूंढ रहे हैं। तो वो इंसान जो अपने इमोशंस बता रहा है वो चाह रहा है कि मुझ पे तरस खाओ। और जब लोग उस पे तरस खाना बंद कर देते हैं तो फिर वो पिटी से सेल्फ पिटी में जाता है कि बेचारा मैं, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे कर्म पुराने ऐसे रहे होंगे, लोग बड़े गलत मिले, वो सेल्फ पिटी है।
इट्स नॉट सप्रेस्ड इमोशन. ओके ओके सो वी कैन आइडेंटिफाई. अगर हम थोड़ा सा भी हाँ. मैथमेटिक्स लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इट्स वेरी इजी. तो अगर आपके इमोशन सप्रेस्ड हैं, डू कैथारसिस सो दैट योर कॉन्शियसनेस कैन एक्सपैंड. यू कैन एक्सपीरियंस ए ब्यूटीफुल लाइफ जो भगवान ने आपको दी है. जिंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए दी है. और वो जीते हम तब हैं जब हम अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं. जिंदगी बड़ी खूबसूरत है. लाइफ इज लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है अब कि ये जीवन, शायद गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, वो ये कीमत जानते थे कि ये मानव होने के बाद ही ये प्राप्त कर सकता है. तो लाइफ जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं. अपने इमोशंस को रिलीज करो, अपनी चेतना को एक्सपैंड करो, एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड इज वेटिंग फॉर यू. न सिर्फ बीमारी ठीक कर सकते हो, न सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बल्कि जीवन को इतना ब्यूटीफुल, आनंदमय बना सकते हो. बिकॉज हमारा स्वभाव ही सत चित आनंद का है, जिसको अगर हम एक्सपीरियंस कर लें तो हम पहले जैसे नहीं रहते. बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशन है. एंड छोटे छोटे क्वेश्चन लेना चाहूँगी जस्ट टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है. जैसे तारीफ में खुशी मिलती है और बुराई में गुस्सा आता है, तो क्या कोई बैलेंस करने का तरीका हो सकता है? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा ना आए. तो मैं कहता हूँ फिर तारीफ करने पे खुशी भी नहीं आएगी. हाँ, आप खुशी या गम से डिटैच नहीं होते हो, आप इमोशन से ऊपर निकल जाते हो. अब इमोशन अच्छा भी है, इमोशन बुरा भी है. तो वो मेरे फादर ये बात बोला करते थे कि बेटे, खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और गम में ज़्यादा उदास भी नहीं होना चाहिए. तो अगर हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि हम दिस इज नॉट डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव इमोशन, डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशन, कि आप इमोशन से ही डिटैच होते हो. और इस डिटैच होने की प्रैक्टिस लोग गलत टाइम पे करते हैं. लोग कहते हैं जब गम आएगा तो मैं गम को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, मैं उसमें ज्यादा इंटरमिंगल नहीं होऊंगा, मैं ज्यादा इनटू नहीं होऊंगा. लेकिन ये प्रैक्टिस पता है कब करनी होती है? जब आप खुश हो. ओके. मतलब उस समय पर आप ये देखो कि आप अपने आप को कंट्रोल करो और ये खुशी अपने अंदर महसूस करो इंस्टेड ऑफ बताने के. ओके. यार पता है मेरा वीडियो 5 लाख व्यूज आ गए, अरे यार मैंने 2 करोड़ रुपए कमा लिया, अरे यार मैंने मतलब इसको एक्सप्रेस करने की जगह इसको अपने इंटरनल सेल्फ के साथ सेलिब्रेट करो. अच्छा, खुद के साथ तो कर लेना, खुद के साथ करो. खुद के, मतलब जब आप अपने अंदर इस चीज को एस्टैब्लिश करते हो तो आप ये, क्योंकि दूसरों से जब आपके इमोशन को वैलिडेशन मिलता है तभी वो एक्सपीरियंस चरम पे जाता है, पीक पे जाता है. अगर आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं मिल रहा तो वो पीक पे नहीं जाता, वो आपके अंदर ब्लिस बन के रह जाता है. इंटरनली आप अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो. तो कोई हैप्पी मोमेंट्स ऐसे हो तो आप उसको अपने साथ डिंडोरा करने की जगह, मतलब कि मैंने देखा क्या कर लिया, फिर ये मैं का भाव भी नहीं आता कि मैंने कर लिया. फिर आपको लगता है कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उसका दिया हुआ आशीर्वाद है, मुझे अच्छा मिला, आई एम फीलिंग हैप्पी. और असल लाइफ का ट्रेजर, कमाई यही है कि आप इंटरनल ब्लिस फील करो, न कि लोगों से मिलने वाली हैप्पीनेस. तो मैं कहता हूं कि किसी को भी अगर इसको एक्सपीरियंस करना है तो गम में डिटैच कभी मत करना कि अब बुरा टाइम आया है, मैं बुरा सोचोगे ही सोचोगे उस टाइम पे. हैप्पीनेस के टाइम पे डिटैच करो और वो अपने अंदर उसको सेलिब्रेट करो. ब्यूटीफुल. कब पता चलता है कि हम हील हो गए हैं किसी सिचुएशन से, इमोशन से? कोई साइंस होते हैं? हाँ, बिल्कुल साइंस होते हैं. और ये साइंस आपको बाहर से नहीं, आपको आपके अंदर से ही मिलते हैं. जैसे लोग हमारे पास रिट्रीट में आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या मैं आपकी प्रैक्टिस ये कर रहा हूँ तो क्या मैं डिप्रेशन की मेडिसिन छोड़ दूँ? तो मेरा सीधा जवाब होता है कि नहीं. आपको आपका अंतर्मन खुद ही बता देगा कि आपको ये छोड़ना चाहिए या आपको ये मेडिसिन लेना चाहिए. मतलब आपका इंटरनल स्टेट आपको बता देता है. जैसे एनर्जीज को हम सभी एक्सपीरियंस कर पाते हैं. हमारा ऑरा जो इस बाहर की तरफ फैला हुआ है, ये फैला हुआ ऑरा हमको पहले ही सिग्नल, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, मैं वापस से जाना चाहूंगा कि कोई भी थॉट आपका नहीं होता. जब आपको लगता है कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो 300 मिलीसेकंड पहले वो थॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका होता है. किसके बेसिस पर? आपकी कॉन्शियसनेस और आपके ऑरा के बेसिस पर. तो यानी जैसे मैं एक रूम में एंटर किया, राइट, मैं आपसे मिला, मिलते ही जब आप रूम में एंटर हुए तो रूम में एंटर होते ही मेरी बॉडी मुझे बता देगी, या तो वो अलर्ट हो जाएगी या वो ढीली हो जाएगी या मेरी बॉडी टाइट हो जाएगी. मेरी बॉडी आपके ऑरा के टच में आते ही मुझे ये सिग्नल दे देगी कि मुझे कैसा बिहेव करना है. हाँ, बट यूजुअली हम वो मेरे ऑरा ने आपके ऑरा से कनेक्ट होने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे आपके साथ कैसा मैं फील कर रहा हूं. राइट. तो ये सिग्नल किसने दिया? आपकी बुद्धि ने नहीं दिया. क्योंकि बुद्धि ये देख रही होगी कि यार ये बढ़िया कपड़े डाले, अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया नाम, इज्जत, दौलत, शौहरत, अमीर. आप ऐसे 500 लोगों से मिले होंगे कि आपको मिलने से पहले उनका इतना हाइप होगा, इतना ज्यादा, और आप मिले और आपको लग रहा है यार कुछ एनर्जीज ना लो सी हो गई. हाँ,
बहुत बार होता है। होता है कि नहीं होता? तो जब बुद्धि पूरे स्तर पर आपको उसको हाइप बना के आपको उससे ब्यूटीफुल कनेक्शन दे रही थी, लेकिन आपके ऑरा ने जैसे ही कनेक्टिविटी बैठाई, उसने आपको बता दिया यार समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो था। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा जो बहुत साधारण है, किसी ने कभी उसकी कोई बात नहीं, वो आपको लग ही नहीं रहा कि यार ये कोई हो सकता है, और आप उससे मिले और आपको लग रहा है जी बैठे ही रहे, आधा घंटा और लगाओ, आपकी एनर्जीज ने फील कर लिया। तो आपका इंटरनल सेल्फ आपको बता देता है हर एक चीज, अच्छा साइन, बुरा साइन, वो सब आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बताता है। लेकिन अगर हमारी चेतना एक्सपैंडेड है तो हम उस इंट्यूशन को इंट्यूशन समझ पाते हैं, अदरवाइज वो एक गिमिक, एक थॉट बन के हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। ब्यूटीफुल, यही है कॉन्शियसनेस। यही है। ओके, आई विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन। कोई 3 हैबिट्स जो आप सबको बताना चाहें कि ये तो आप कर ही लीजिए लाइफ में, यू कैन एक्सपीरियंस ब्लिस, सक्सेस, हैप्पीनेस, एनीथिंग। अमेजिंग, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जैसे अभी आप देखो न्यू ईयर आ गया है, मतलब नया साल शुरू हो गया, 2026 में हम लोग हैं, या होने वाला होगा, या अभी पॉडकास्ट कब रिलीज होता है मुझे नहीं पता। तो इस लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं ये बदलूंगा, ये बदलूंगा, ये बदलूंगा, और आप देखो कि रेजोल्यूशन बदलते गए और साल भी बदलते गए, लेकिन हम कभी नहीं बदले। तो मैं कहता हूं कि कोई रेजोल्यूशन बनाने से पहले आप केवल 3 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो, जिसमें सबसे पहला है इंटेंशन, कि आप अपने इंटेंट को बदलो। हमने बहुत बार सुना है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो क्या करता है कि अगर आप सोच लेते हो कि आप ठीक हो रहे हो तो आप ठीक हो जाते हो। अगर आप नोसीबो को सोच लेते हो कि मैं तो मरी जाऊंगा इस दवाई के बाद, ये बीमारी के बाद, तो वो और ये हमने कोविड में बहुत बार देखा। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी इसको प्रूव करती है, एपिजेनेटिक्स इसको प्रूव करती है कि आपकी इंटेंशन आपके जीन्स तक को बदल देती है। इंटेंशन बदलो कॉन्शियसली, कि कोई भी काम करते हुए आप अपने भाव को बड़ा प्योर रखो, कि मैं ये बहुत ब्यूटीफुल टास्क कर रहा हूं, मैं ये बहुत अच्छा टास्क कर रहा हूं, मैं इसके बाद तो मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। सेकंड, अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल। ब्रेथ के साथ 2 काम करने हैं, एक ब्रेथ को कॉन्शियस करना है, मतलब कॉन्शियसली ब्रीदिंग करना है, और दूसरा ब्रेथ को डीप करना है। जितना डीप आप कर सको उतना डीप करना है। और तीसरी और दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, जिसको आज से शुरू कर लो, लाइफ नहीं बदली तो कह देना, कैथारसिस। अपने अंदर से इमोशंस को बाहर निकालना, जिसके बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके हैं। आप चाहो तो रो सकते हो, आप चाहो तो एक नोटपैड, एक जर्नल लेके आपके जो भी विचार आपको दिन भर में आए, जिन्होंने परेशान किया, उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट करने के बाद उनको सीजर से कट कर दो, या आग में उसको जला दो, या फिर रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, जिसका जिक्र मैंने यहां पर किया, आप वो मेडिटेशन कर सकते हो। या सबसे आसान तरीका जो एक सटल लेवल पे आपके इमोशंस को रिलीज करता है, एंड दैट इज म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक। वो म्यूजिक जिसकी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस हो, जो 438 हर्ट्स, 528 हर्ट्स, इन पर आपको कनेक्ट करवा सके। तो ऐसे यूट्यूब पर बहुत से बाइनोरल बीट्स, बहुत से म्यूजिक अवेलेबल हैं। आप वो म्यूजिक लगाओ, आप देखो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी और आपके इमोशंस जो हैं वो रिलीज होने लगेंगे। तो 3 चीजें आज से करना शुरू कर दो। जब टाइम मिले म्यूजिक लगा लो, जब टाइम मिले अपनी सांसों पर ध्यान दे दो, और जब टाइम मिले ये इमोशनल रिलीज आप प्रैक्टिस करो। देखो लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, इस पे भी मुझे बात करनी थी आपके साथ, लेकिन ये बहुत मतलब समय की कमी ऑब्वियसली है। आप लोग पार्ट 2 लिखिए अगर आप चाहते हैं कि हम और एक्सप्लोर करें, क्योंकि खजाना भरा पड़ा है यहाँ पे, तो निकालना है हमें। और ये कॉन्वर्सेशन इतनी ब्यूटीफुल है क्योंकि आपने रूट्स से हमें जोड़ा, हमारी संस्कृति से, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से रेफरेंस देकर बताया, साथ ही साथ मॉडर्न साइंस के एग्जाम्पल्स दिए, रिसर्च बताई, और हमें जो इस वक्त हम बीच में हैं कहीं, उससे भी जोड़ा। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन अनुराग जी, बहुत, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ पसंद ज़रूर आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक होस्ट के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये सब कुछ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमें बहुत प्यार देते हैं, हमारे चैनल पे लाखों में व्यूज़ हैं, इवन वॉच आवर्स लाखों में है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो सिर्फ 30% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और देखने वाले तो मैंने आपको बताया लाखों में हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इट इज़ अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर अस। थैंक यू।